विग्रह के बताए अनुसार विक्रम जी सब कुछ समझ गए और अब वे श्वारनी के पैर के पास बैठ गए और जिस तरह से विग्रह ने बताया था उसी तरह उन्होंने श्वारनी के पैर को थोड़ा सा मोड़ा तो श्वारनी को थोड़ा सा दर्द हुआ और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। विक्रम जी श्वारनी के गाल से हिलाते हुए बोले, अब कैसा लग रहा है लाडू? श्वारनी स्वयं से अपने पैर को हिलाते हुए बोली, अब दर्द कम है पापा। ये सुनते ही राज सर ने चैन की सांस ली और विक्रम जी अपने दिल पर पत्थर रखकर अकड़ से बोले, आपका धन्यवाद सूर्यवंशी साहबजादे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तान्या ने श्वारनी को खड़ा किया और खुशी से बोली, अगर अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो तो चलो हम दोनों झूला खाते हैं। देखो ना कितनी सारी और तरह तरह की मजेदार राइड्स हैं यहाँ पर। तान्या की बात सुनकर श्वारनी ने हाँ कहने से पहले छिपकर विग्रह की तरफ देखा। उसी समय विग्रह ने भी उसकी तरफ देखा और अपनी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम, शिद्दत, फिक्र और आत्मीयता लेकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर प्यारी सी श्वारनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोली, हमें झूले नहीं खाने, अभी चक्कर आएंगे, इससे अच्छा है दूर ही रहो। ये सुनते ही तान्या का मुंह उतर गया और शुभम भी उदास हो गया जो प्यार से उसे देखता रहा। श्वारनी अब ठीक से खड़ी थी और दर्द भी कम हो चुका था, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि अगर विग्रह राज उससे इतना ही ज्यादा प्यार करता है तो उसके सामने क्यों नहीं देखता। श्वारनी को सही सलामत पाकर विग्रह ने अपने मोबाइल में समय देखते हुए आदर और सम्मान से अपनी दमदार आवाज में कहा, पुरोहित जी अब हमें आज्ञा दीजिए। दरअसल हमारी एक मीटिंग है जिसे लीड करना है, तो अब आपसे जल्द ही मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि वो मुलाकात काफी यादगार साबित होगी। ये सब कहते हुए विग्रह की निगाहों में असीम जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था जिसे विक्रम जी नहीं समझ पाए और अपने हाथ जोड़कर आदर से बोले, जी अवश्य मिलना होगा और एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने ऊंचे खानदान से होने के बावजूद, समय की इतनी व्यवस्था होने के बावजूद आपने अपना अमूल्य समय हमें और हमारे परिवार को दिया। ये सुनकर विग्रह के होठों पर कटाक्ष भरी मुस्कान आ गई और वो अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए वहां से जाने लगा। शुभम उनके साथ चला गया। उन दोनों को जाता हुआ देखकर उनकी प्रेमिकाएं उदास हो गई और चेहरे का नूर गायब हो गया। श्वारनी और तान्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। अपने प्रेमी के प्रति वफादार रहते हुए श्वारनी ने एक भी झूला नहीं खाया। वो बस पूरा मेला घूमती और टहलती रही, तरह तरह के दुकानों में सामान को देखती रही, लेकिन अपने राज सर की बात मानकर उसने झूले की तरफ देखा भी नहीं। वहीं तान्या ने खूब झूले खाए और दीपिका जी को अपने साथ ले गई। शौर्य तो आज आया नहीं था, बल्कि कल उसके टेस्ट थे जिसकी वजह से वो तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद उन चारों ने वहीं मेहरानगढ़ किले के ऊपर बने रेस्टोरेंट में खाना खाया और घर के लिए निकल गए। दीपिका जी और विक्रम जी को सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से माफी भी मांग ली और उसे वापस से स्कूल जाने के लिए परमिशन भी दे दी। इस बात से श्वारनी बहुत खुश थी क्योंकि इन 3 दिनों में वो बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत तड़पी थी। तड़पने की 2 वजह थी, पहली उसे पढ़ाई करनी थी और दूसरा उसे अपने राज सर को देखना था। भले ही वो स्कूल में नहीं आते थे, लेकिन जब भी वो स्कूल जाती थी तब उन्हें उनके वहां पर होने का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि राज सर वहीं पर मौजूद हैं और उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, उसे देख रहे हैं। इसलिए स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था। और वैसे भी अब तो स्कूल सिर्फ 1.5 साल का और रह गया है, फिर तो वो कॉलेज में आ जाती। तान्या और उसने मिलकर कचरा पात्र में राज सर द्वारा दिए गए उपहारों को बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। जाहिर सी बात थी, ऐसा महान कौन ही होगा जो चांदी की पायल, इतने सुंदर कपड़े और चूड़ियों को छोड़ देगा। अपने प्यार के पहले उपहार को इस तरह खुद से दूर पाकर श्वारनी बहुत दुखी थी। उसे अपनी मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि दीपिका जी ने उससे माफी मांगी थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो सारे तोहफे उनकी सीनियर के ही थे, लेकिन वो सब कुछ उनकी अपनी बेटी का था। अगले दिन सुबह 4:30 बजे श्वारनी और तान्या अपनी क्लासरूम्स में आई और जैसे ही श्वारनी अपनी सीट पर बैठने लगी तभी उसकी नजर वहां रखे बैग पर पड़ी तो उसके गाल लाल हो गए। तान्या भी खुश हो गई। अपनी सीट पर बैठते हुए श्वारनी ने उस बैग को खोला तो उसमें ढेर सारी चूड़ियों का सेट था जो उसने कल मेले में देखी थी। इसके अलावा 4 जोड़ी चांदी की पायल भी थी और ढेर सारी चॉकलेट्स। ये सब देखकर श्वारनी की आंखें भर आई और वो भावुक होकर बोली, तुम्हें पता है तान्या, हमें इन उपहारों का मोह नहीं बल्कि उनके प्रेम और स्नेह का लालच है। उनकी तमन्ना है, उनकी ही लालसा है। काश हमारे समाज में जातिवाद दूसरे नंबर पर होता और धर्म प्रथम स्थान पर होता तो आज सब कुछ कितना सुंदर होता। तुम्हें पता है राज सर हमें कितनी गहराई और शिद्दत से देखते हैं। उनके लफ्ज जितना नहीं बोलते उससे कई गुना ज्यादा उनकी निगाहें बोलती हैं और हमें अपना बनाना चाहती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माता पिता और परिवार के खिलाफ हम नहीं जा सकते, बस अपने प्रेम को दूर से देखकर खुश हो सकते हैं। तान्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा, प्रभु शिव माँ पार्वती से मन्नत मांग लो कि राज सर से विवाह के बाद तुम उनके मंदिर में पैदल दर्शन करने जाओगी या फिर कोई दान पुण्य करोगी। श्वारनी लिख कर देते हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हें राज सर मिल जाएंगे और हमें मिस्टर राठौड़। ये सुनते ही श्वारनी की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करके शिव शक्ति का स्मरण किया और आंखों से आंसू बहाने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जी और दीपिका जी अपनी चामुंडा देवी के मंदिर पहुंच गए। माता के दर्शन होने के बाद उन्होंने वहां के पंडित जी से मुलाकात की और अपनी बेटी की कुंडली उन्हें दिखाते हुए चिंतित होकर बोले, हमारी इकलौती बेटी है और हम चाहते हैं कि इनके जीवन में केवल खुशियां हो और इन्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिले। पंडित जी श्वारनी की कुंडली पढ़ने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची बहुत सहनशील है आपकी, अपनी पीड़ा और इच्छाओं को अपने सीने में कैद करके रखना जानती है, लेकिन कन्या की हस्तरेखा में राजयोग बन रहा है। महारानी बनकर राज करेगी आपकी बिटिया। विक्रम जी हैरानी से बोले, जी आपका मतलब? पंडित जी ने समझाया, आपकी कन्या किसी राजघराने में जाएंगी, बस कुछ वक्त का इंतजार और तड़प है, उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगी क्योंकि बच्ची का नसीब उसे पुकार रहा है। विक्रम जी और दीपिका जी को चिंता होने लगी। वे बोले, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। पंडित जी ने कहा, किसी के चाहने और ना चाहने से क्या ही होता है, उस परम ब्रह्म शिव से बड़ा कोई नहीं है और उनकी इच्छाओं और कार्यों पर पूरी दुनिया टिकी हुई है और शायद आपकी इच्छा से ज्यादा ताकतवर किसी की सच्ची शिद्दत और जिद जो आपकी कन्या को राजघराने पहुंचा देगी। अंत में झुकना आपको ही है और वैसे भी बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या ही हो सकता है माता पिता के लिए। दूसरी तरफ 2-3 दिन तक फिर से विग्रह और श्वारनी एक दूसरे के सामने नहीं आए, ना एक दूसरे से बात हुई और ना ही दर्शन। इन दूरियों ने दोनों को बेचैन कर दिया था। विग्रह अब अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। हालांकि अभिनव शुक्ला के जरिए अपनी राजा की सारी खबर रखता था, लेकिन उसके सामने नहीं जाता था। वहीं श्वारनी विग्रह राज को बहुत ज्यादा याद करती थी, दिन भर उसके ख्यालों में खोई रहती थी और
मेले पर बीते पलों को याद करके खुश हो जाती थी। एक दिन स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल ने घोषणा की, कल हमारी स्कूल के मालिक मिस्टर प्रयागराज सूर्यवंशी का जन्मदिन है, जिसे वे आप सभी के साथ स्कूल में मनाना चाहते हैं। तो कल पूरा सूर्यवंशी परिवार शाम को 4 बजे स्कूल में मौजूद रहेगा और स्वयं प्रयागराज जी की तरफ से आप सभी को न्योता है कि आप सभी उनके जन्मदिन का हिस्सा बने। स्कूल ने प्रयागराज जी के लिए उपहार स्वरूप एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो जो भी स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो आज ही अपना नाम दर्ज करवा दे। आप भारतीय संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन करेंगे तो वे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे हमारे धर्म और संस्कृति के दीवाने हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी लड़कियां मन ही मन खुश होने लगी और कई अरमान और सपने देखने लगी कि कल उनके राज सर स्कूल में आएंगे और कल तो उन्हें निकट से देखने का अवसर मिलेगा और ज्यादा वक्त भी मिलेगा। लड़कियां राज सर को इंप्रेस करने के चक्कर में जानबूझकर नृत्य और संगीत में हिस्सा लेने लगी ताकि विग्रहराज की नजरों में आ सके और उसे अपने रूप और सौंदर्य से आकर्षित कर सके। लेकिन श्वारनी और तान्या ऐसा नहीं सोच रही थी, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें छुट्टी के दिन स्कूल में आने की परमिशन नहीं देंगे और वे दोनों अब ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी। हालांकि दोनों के दोनों इस बर्थडे पार्टी में आने के लिए और अपने प्रेमियों के रूप के दीदार करने के लिए तड़प रही थी। जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, स्कूल को सजाया जा रहा था। सूर्यवंशी सदन से एक पूरी टीम वहां मौजूद थी जो सारी तैयारी करने और मैनेजमेंट संभालने आई थी। कल बड़ी धूमधाम से प्रयागराज जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। रात के 10 बजे अपने प्रेमी द्वारा दी गई चूड़ियों को अपने हाथ में सजा हुआ देखकर श्वारनी मोहित होने लगी और उसके कानों में तान्या के वे शब्द गूंजने लगे कि अगर तुम्हारा विवाह राज सर से हो गया तो सोचो ना वो किस प्रकार तुम्हारे साथ रोमांस करेंगे। वो तो इतने ज्यादा हैंडसम और डैशिंग है कि उन्हें देखते ही तुम उनसे चिपक जाओगी और फिर धीरे धीरे राज सर तुम्हारे चेहरे को थाम लेंगे और अपनी जुनूनी निगाहों से तुम्हारे होठों को देखते हुए तुम्हारे करीब आएंगे। और फिर ये सब सोचते हुए श्वारनी की रूह तक हिल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और घबराहट के कारण पूरे बदन पर पसीना आने लगा। उसने अपना सर पीट लिया और बोली, उफ, ये तान्या भी ना ज्ञान के नाम पर रोमांस सिखा रही है हमें। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। हमने एक आदरणीय और मर्यादित पुरुष के बारे में ऐसा सोचा और उनके साथ स्वयं को जोड़ते हुए ऐसी कल्पनाएं की जिसके बारे में राज सर तो सोचते भी नहीं होंगे। श्वारनी के दिमाग में यही सब घूम रहा था और वो एक अजीब सी जलन महसूस करने लगी कि कल तो वो स्कूल नहीं जा रही, लेकिन बाकी सभी लड़कियां स्कूल में होंगी। श्वारनी का गुस्सा बढ़ने लगा और वो चूड़ियों को देखते हुए बोली, देखिए राज सर, हम कुछ कहते नहीं हैं, आपके ऊपर हक भी नहीं जताते हैं और दूर से ही आपको चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारे हैं। हम कल आपके सामने आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। मम्मी पापा नहीं मानेंगे। श्वारनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो किसी भी कीमत पर कल राज सर के सामने उनके पास जाना चाहती थी। क्या श्वारनी अपने माता पिता की बंदिशों को तोड़कर राज सर से मिलने जा पाएगी? क्या पंडित जी की बात सच होने वाली है? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। श्वारनी की पूरी रात राज सर के ख्यालों में ही निकल गई थी और अगले दिन भी वो पूरी कोशिश करती रही अपने माता पिता को मनाने की। लेकिन जब से उसके पिताजी को पता चला था कि विग्रहराज सूर्यवंशी ही उसकी बेटी को पसंद करता है, तब से उनका दिमाग खराब होने लगा था। और आज जब वो भी स्कूल में मौजूद होगा तो विक्रम जी अपने दोनों बच्चों को उन घमंडी लोगों के झूठे शान और गुरूर में नहीं भेजना चाहते थे। शाम के 4 बजे सूर्यवंशी हाई स्कूल में धूमधाम थी और रौनक लगी हुई थी। पूरे स्कूल को लाइटों से सजाया गया था। आखिरकार स्कूल के मालिक का जन्मदिन जो था। स्कूल में चहल पहल मची हुई थी और स्कूल के बाहर चारों तरफ सुरक्षा थी, क्योंकि सूर्यवंशी परिवार वहां पर आने वाला था। ऐसे में कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कुछ ही पलों में सूर्यवंशी परिवार वहां मौजूद होने वाला था, इसलिए उनके स्वागत के लिए स्कूल के मुख्य द्वार पर कई सारे स्टूडेंट्स दोनों तरफ खड़े थे और स्कूल का पूरा स्टाफ और प्रिंसिपल भी वहां पर मौजूद थे। शुभम का परिवार यानी कि पिताजी मिस्टर प्रदीप राठौड़ और उनकी पत्नी प्रीता राठौड़ भी वहीं पर मौजूद थे। मिस्टर प्रदीप राठौड़ के छोटे भाई ही इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इसलिए राठौड़ परिवार पहले ही वहां पहुंच गया था। शुभम का कोई सगा भाई या कोई बहन नहीं थी। उसके दादा दादी की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और अभी वो अपने चाचा चाची और माता पिता के साथ रहता था। शुभम के चाचा चाची की एक 20 वर्ष की लड़की थी जो दूसरे शहर में अपनी बुआ जी के साथ रहती थी। उसे जोधपुर पसंद नहीं था। वजह बस इतनी थी कि वो विग्रहराज सूर्यवंशी से एक तरफा प्यार करती थी और जानती भी थी कि विग्रह उसकी तरफ देखता तक नहीं है। और तो और विग्रह भी उसे अपनी छोटी बहन ही समझता था, इसलिए वो जयपुर रहती थी अपनी बुआ जी के साथ और कभी कभी जोधपुर भी आया जाया करती थी। मगर वो जोधपुर शहर उसे विग्रह की याद दिलाता था और उसे एक दर्द पहुंचाता था। शुभम की छोटी बहन का नाम शिवानी था, जो कि विग्रह से बचपन से प्यार करती थी। बचपन में जब वो 8 साल की थी और विग्रह 13 साल का था, तब विग्रह ने उसको छत से गिरने से बचाया था। बस तभी से वो उसकी दीवानी होने लगी और धीरे धीरे उसके प्रेम की दीवानी हो गई। उसे आज भी उम्मीद थी कि उचित समय आने पर उसका विवाह विग्रहराज से हो जाएगा और इसी उम्मीद को सच करने के लिए वो जमकर मेहनत कर रही थी, लगन से पढ़ रही थी और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करके विग्रह के सामने आना चाहती थी ताकि वो उसे अपना ले, क्योंकि विग्रह को पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत पसंद आते थे। शुभम ने आज गहरे ग्रे रंग का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद हॉट लग रहा था, लेकिन आंखों की उदासी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी मिस पता नहीं आज स्कूल जो नहीं आई थी, तो अब उनका यहाँ आने का क्या ही मतलब। कुछ ही देर में स्कूल के मुख्य द्वार पर 3 शानदार और काले रंग की रेंज रोवर गाड़ियां एक लाइन में आगे बढ़ने लगी थी। उन गाड़ियों को देखते ही स्कूल की लड़कियों की खुशी की सीमा नहीं रही। उनके राज सर जो आ गए थे, स्कूल की बिल्डिंग के आगे आकर तीनों गाड़ियां एक लाइन में रुक गई। वहां पर अंगरक्षक आकर खड़े हो गए और 3 अंगरक्षकों ने उन तीनों गाड़ियों के दरवाजे खोले तो सूर्यवंशी परिवार का एक एक सदस्य चेहरे पर मुस्कान, रौनक और राजपूती शान लिए गाड़ी से बाहर निकल आया। लेकिन सबसे अंतिम स्थान पर खड़ी गाड़ी का दरवाजा जब खोला गया, तभी एक हसीन मर्द ने अपने कदम गाड़ी से बाहर निकाले और जमीन पर रखे। उन कदमों को देखते ही लड़कियों की सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ गईं, आंखों में नशा और दीवानापन छाने लगा। काले रंग के चमकते हुए जूते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उन लड़कियों ने अपने सीने पर हाथ रखा और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हमारे राज सर। वहीं भीड़ में सभी लड़कियों के बीच में छिपकर खड़ी कोई हसीना अपनी सुंदर सी निगाहों में असीम प्रेम और स्नेह लिए अपने राज सर को देखे जा रही थी। उसका यहाँ आना किसी जंग को जीतने से कम नहीं था और उसके यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य था अपने राज सर को बस यूं ही निहारते रहना। स्वागत हो जाने के बाद राठौड़ परिवार और सूर्यवंशी परिवार स्कूल के स्टाफ के साथ स्कूल के एक बड़े से हॉल में चले गए, जहां पर कार्यक्रम होने वाला था। परिवार के सभी सदस्य सबसे आगे अपनी अपनी सीट लेकर बैठ गए।
सामने स्टेज था जिस पर कार्यक्रम होने वाला था। प्रयागराज जी के जन्मदिन समारोह के बाद में स्टूडेंट्स में इनाम वितरण का भी कार्यक्रम होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही स्कूल में परीक्षाएं हुई थी जो कि प्रतियोगिता परीक्षा थी। सामान्य ज्ञान के इस परीक्षा में स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, यानी कि 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने, और उनका परिणाम भी आ चुका था। टॉपर्स को आज इनाम मिलने वाला था, वो भी स्वयं मिस्टर प्रयागराज जी के हाथों से। सूर्यवंशी और राठौड़ परिवार के वहां पर आ जाने के बाद धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स भी आ गए और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सभी स्टूडेंट्स बहुत अनुशासन में थे। एक वजह यह भी थी कि सबको विग्रहराज का डर था, क्योंकि वो वहां पर मौजूद था और उसका गुस्सा कुछ दिन पहले ही पूरे स्कूल ने देखा था कि उसने किस तरह से एक लड़के को पीटा था। पुरुषों की तरफ सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे आगे वाली सीट पर सूर्यवंशी और राठौड़ परिवार के मर्द बैठे हुए थे। वहीं पर विग्रह और शुभम भी बैठे हुए थे। शुभम की उदासी देखकर विग्रह ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, वजह यहाँ मौजूद नहीं है तो ऐसा मुंह कर दिया राठौड़। शुभम ने गहरी सांस ली और बोला, हमारी वाली यहाँ नहीं है तो समझ जाइए, आपकी वाली भी नहीं आई है तो फिर भी आप निश्चिंत होकर बैठे हैं। विग्रहराज के होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो शिद्दत से बोला, वो आई है, वो यहीं कहीं है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे सामने नहीं आना चाहती। ये सुनकर शुभम हैरानी से बोला, वो यहाँ पर है, पर ये जानकर आप संतुष्ट हैं? क्या उससे आप मिलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते? क्या आपका मन नहीं करता कि अपने प्रेमी का हाथ पकड़े, उससे जी भर के बातें करें, उसकी बातें सुने, या बस उसके एहसास को महसूस करके आप संतुष्ट हैं? ये सुनकर विग्रहराज बोला, उसे छूना ही मकसद होता तो अब तक वो हमारे घर में हमारी पनाह में होती, उसका हाथ पकड़ना ही हमारी मंजिल होती तो अब तक वो हमारे महलों में घूम रही होती। उसे हम यूं स्वयं से दूर थोड़ी ना रखते, बल्कि अपनी बाहों में भरकर छुपा लेते। एक बार फिर से विग्रह की गहरी बातों का मतलब ना समझते हुए शुभम बोला, आप क्या बोलते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता राजे, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी मंजिल और क्या है आपका मकसद। क्या आप शिवानी को बस यूं ही दूर से देखते रहना चाहते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते, उसको हमेशा के लिए अपने घर नहीं ले जाना चाहते? ये सुनकर विग्रह ने बेचैनी, बेताबी और तड़प से अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, अगर वो आज अभी इसी समय 18 वर्ष की हो जाती तो हम उसे अभी के अभी अपनी पत्नी बना लेते और ले जाते सूर्यवंशी सदन। विग्रह की बातें सुनकर तो शुभम के रोंगटे खड़े ही हो गए। वहीं दूसरी तरफ हॉल के बाहर लॉबी में शिवानी इधर उधर टहल रही थी। तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर जाते हैं। ये सुनते ही उस सुंदर कन्या ने मुड़कर अपनी सहेली की तरफ देखा और बोली, तान्या कितनी देर करती हो यार, जानती हो ना अकेले अंदर नहीं जा सकते हम। ये सुनकर तान्या उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो शिवानी मैडम, बड़ी तड़प हो रही है अपने राज सर से मिलने के लिए। ये सुनकर शिवानी के गाल लाल हो गए और दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई हॉल की ओर बढ़ने लगी। शिवानी ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया वैसे ही सबसे आगे की सीट पर बैठे विग्रहराज का दिल धक धक करने लगा। आसपास का वातावरण बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और असीम सुख और सुकून से अपना सर उठाकर आंखें बंद करके अपने मन में बोला, राजा। ये सच्ची और शिद्दत भरी पुकार सुनकर शिवानी का तन बदन सिहर उठा और वो जल्दी से अपने गाउन को पकड़कर आगे बढ़ने लगी अपनी सीट की तरफ। विग्रह द्वारा दी गई पायल पहनी हुई थी उसने, जिसकी छन छन पूरे हॉल में गूंज रही थी, लेकिन गौर से सिर्फ विग्रहराज सुन रहा था, क्योंकि वहाँ पर मोहब्बत सिर्फ उसकी आई थी। राज सर ने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो लड़कियों के हिस्से के बैठने की जगह में 2 लड़कियां खड़ी थी। एक तो तान्या थी जो बैठ चुकी थी, और जो दूसरी वाली थी वो विग्रह की तरफ पीट करके खड़ी थी। कुछ ही देर में जन्मदिन मनाया गया। स्टेज पर प्रयागराज जी, उनकी माँ, पत्नी, बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और बेटा वीर स्टेज पर खड़े थे और विग्रहराज का इंतजार कर रहे थे। सूर्यवंशी परिवार को देखकर तान्या मुस्कुराती जा रही थी। वहीं शिवानी नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उसे एक अलग ही लाज आ रही थी उन सबको देखकर। कहीं न कहीं उसका दिल इस बात को स्वीकार करता है कि ये सब उसके ससुराल वाले हैं। तान्या उसे बराबर से परेशान कर रही थी और उसे छेड़ते हुए बोली, ससुराल वाले तो आ गए, लेकिन जिनसे ससुराल होता है यानी कि पतिदेव, वो कहाँ है? लगता है कि वो आए ही नहीं है। शिवानी शर्माते हुए बोली, वो आए हैं, हमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है और हमने तो पूरे राठौड़ परिवार को भी देखा है। और मिस्टर शुभम राठौड़ की बेचैन नजरें आपको ही ढूंढ रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? तान्या झेप गई और नजरें चुराने लगी। कुछ ही देर में शिवानी की सांसें तेज होने लगी और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि स्टेज की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे अपने राज सर दिखाई दिए। शिवानी ने अपनी निगाहों में तड़प लिए स्टेज पर खड़े राज सर की ओर देखा, जो एक भावहीन मूर्ति बनकर खड़े थे। सूर्यवंशी परिवार की महिलाएं तो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और अब सिर्फ प्रयागराज जी, विवेकराज और विग्रहराज प्रिंसिपल के साथ स्टेज पर खड़े थे और प्रतियोगिता के टॉपर्स को इनाम देने के लिए खड़े थे। होस्ट घोषणा करने लगा, जिसे सुनते ही तान्या ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया और खुशी से बोली, अगर तुम्हारा नाम आया तो कितना मजा आएगा। सोचो ना, तुम स्टेज पर जाओगी जहाँ पर राज सर खड़े हैं। अगर तुम्हें उनके हाथ से इनाम लेने का मौका मिला तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये सुनते ही शिवानी का अंग अंग खिल उठा और वो उम्मीद भरी निगाहों से स्टेज की ओर देखने लगी। तभी पहला नाम घोषित किया गया, जो एक लड़के का था, जिसे स्वयं प्रयागराज जी ने अपने हाथों से इनाम दिया था। अब दूसरा नाम लिया गया तो शिवानी ने अपने होंठ भींच लिए। तभी मिताली का नाम लिया गया और ये सुनकर तो शिवानी की सांसें मानो अटक ही गई हों और मिताली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी और उत्साह से स्टेज की ओर बढ़ने लगी। सबसे पहले उसने प्रयागराज जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसकी हरकतें तो ऐसी थी जैसे वो उनकी बहू हो। मिताली की हरकतें देखकर शिवानी और तान्या का खून खौलने लगा और मिताली जानबूझकर विग्रह की तरफ बढ़ने लगी। क्या होने वाला है आगे? क्या मिताली बनने वाली है विग्रह के गुस्से का शिकार? क्या विग्रह शिवानी की जलन और बढ़ाने वाला है? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मिताली की हरकतें देखकर शिवानी और तान्या का खून खौलने लगा और मिताली जानबूझकर विग्रह की तरफ बढ़ने लगी। तभी प्रिंसिपल ने उसे रोका और कहा, यहाँ बीच में आकर खड़ी हो जाइए। मिताली झेप गई और शिवानी ने चैन की सांस ली। वहीं विग्रह अपने मोबाइल स्क्रीन को देखे जा रहा था, जिससे शिवानी चिढ़ रही थी।
क्योंकि ये कैसा प्यार था राज सर का कि वो अपनी राजा को ढूंढ तक नहीं रहे, बस अपना काम किए जा रहे थे। उन्होंने एक बार भी राजा की तरफ देखना जरूरी तक नहीं समझा। मिताली इनाम लेने के बाद विग्रह की तरफ देखते हुए उत्साह से बोली, राज सर, हम आपको अपना आदर्श मानते हैं और आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहते हैं, तो प्लीज। ये सुनते ही विग्रह ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और अपनी दमदार आवाज में बिना उसकी तरफ देखे बोला, जी हम तस्वीर लेने में रुचि नहीं रखते हैं और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मिताली का मुंह उतर गया, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम राज सर ने आज पहली बार ही सही उससे बात तो की। उसके वहां से जाते ही होस्ट तीसरा नाम लेने लगा तो श्वारनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तीसरा नाम उसी का होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तीसरे स्थान पर भी कोई और लड़की थी जिसे इनाम मिला और वो घमंड करने लगी। अब श्वारनी के सहन करने की क्षमता खत्म होने लगी और आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपनी सुंदर निगाहों में आंसू लिए स्टेज पर खड़े राज सर की ओर देखा और तभी विग्रह ने भी अपनी जुनूनी और तेज नजरों से उसकी तरफ देखा तो श्वारनी ने आंखों ही आंखों में दुनिया भर की नाराजगी जताई और रोते हुए वहां से चली गई। ये देखकर विग्रह बेचैन और बेसब्र हो गया और तुरंत स्टेज से उतरकर बाहर निकल गया अपनी श्वारनी के पीछे पीछे। तान्या वहीं बैठी रही और विग्रह का इस तरह जाना सबको हैरान कर गया, लेकिन विवेक राज ने सब कुछ संभाल लिया और कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा। वहीं श्वारनी रोती हुई बिल्डिंग से बाहर निकलकर बागीचे में आ गई। बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए वो बोली, कहते हैं कि आपसे विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक इनाम तक हमें नहीं दिलवा सके और हम स्वयं कितने कमजोर हैं जो एक इनाम नहीं जीत पाए, और वो मिताली अब होशियारी करेगी, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। श्वारनी के इतना कहते ही एक आकर्षक और शानदार आवाज उसके कानों में आई, राजा। इतनी शिकायतें, इतना गुस्सा और इतना रोना। की आवाज सुनते ही श्वारनी झेप गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखे। वो बस अपनी उंगलियां मोड़ते हुए वहां से जाने लगी। तभी उसके पीछे खड़े विग्रह ने उसके लंबे बालों को देखते हुए जुनून से कहा, हमारे लिए आई हो और हमसे मिले बिना कैसे जा सकती हो? बेंच पर बैठो, आज तुम्हें बहुत कुछ समझाते हैं ताकि आने वाले समय में तुम खुद को कमजोर न करो। हर वक्त हर पल हम साथ नहीं होंगे, कभी कभी स्वयं को मजबूत करना ही होगा। ये सुनते ही श्वारनी को एक अजीब सी बेचैनी हुई और वो सोचने लगी कि राज सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। वहीं विग्रह श्वारनी से उचित दूरी बनाकर उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और ये देखकर श्वारनी हैरान रह गई। श्वारनी विग्रह के सम्मान में अपनी जगह से उठने लगी। तभी वो अपनी भारी मर्दाना आवाज में बिना उसकी तरफ देखे बल्कि अपनी हथेली को दिखाते हुए बोला, बैठी रहो। श्वारनी हिचकिचाते हुए विग्रह की झुकी हुई पलकों को देखकर बोली, लेकिन आप इस तरह नीचे बैठे हैं तो हम ऊपर कैसे? विग्रह ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्मान आंखों में नजर आना चाहिए और तुम्हारी आंखों में हमने अपने लिए सम्मान देख लिया है। ये सुनकर श्वारनी की आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान। तभी विग्रह गहरी सांस लेते हुए बोला, चलिए अब बताइए कि इतना रोना धोना किस लिए? क्या इसलिए कि आज आपको कोई इनाम नहीं मिला? ये सुनकर श्वारनी ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए धीमी आवाज में बड़ी मासूमियत से बोली, हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन। विग्रह प्यार से बोला, तो आगे और ज्यादा मेहनत करना, इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देना और पहला इनाम जीत कर दिखाना। ये सुनकर श्वारनी उदासी से बोली, लेकिन अब हमारे पास स्कूल में सिर्फ 1 साल ही बचा है और हम वो इनाम। इतना कहते हुए वो चुप हो गई, क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा विग्रह के सामने खुलकर नहीं बोल सकती थी कि उससे कह दे कि उसे उसके हाथ से इनाम चाहिए। वो चाहती थी कि उसके राज सर उसे इनाम दे। उसकी चुप्पी देखकर विग्रह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ में पहनी घड़ी के डायल को देखते हुए बोला, राजा, इनाम चाहे किसी के भी हाथों से मिले, लेकिन मेहनत और प्रतिष्ठा हमेशा आपकी गिनी जाएगी। एक आखिरी साल और बचा है आपके पास, उसमें जीत कर दिखा दो और हम आपसे वादा करते हैं अगले साल के प्रतियोगिता परीक्षा में आपको हम अपने हाथों से इनाम देंगे। ये सुनते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए। विग्रह आगे बोला, अच्छा, वो इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से नहीं दे पाए, लेकिन एक इनाम व्यक्तिगत तौर पर आपको देना चाहते हैं, तो लेंगे आप राजा? ये सुनते ही श्वारनी की उदास निगाहों में चमक आ गई। विग्रह ने अपनी पैंट की जेब से एक बॉक्स निकाला, जिसे खोलकर श्वारनी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम और शिद्दत से बोला, ये ब्रेसलेट हम जोधपुर से लाए थे, खास तौर पर तुम्हारे लिए, लेकिन इतने दिनों से मिलना ही नहीं हुआ तो सोचा आज दे दे, पहन लोगी या हम पहनाएं? इतने खूबसूरत ब्रेसलेट को देखकर तो श्वारनी के होठों पर खूबसूरत मुस्कान आ गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए ब्रेसलेट को देखे जा रही थी। उसकी मुस्कान और खुशी देखकर विग्रह को बहुत सुकून मिला कि चलो कन्या अब उदास तो नहीं है। विग्रह उस ब्रेसलेट को बॉक्स से निकालते हुए शिद्दत से बोला, ये तितलियां उड़ान का प्रतीक है जो तुम्हें अपने जीवन में भरनी है और तुम्हारे पंखों को हवा हम देंगे, बोलो पहना दे तुम्हें? श्वारनी हिचकिचाने लगी, लेकिन दिल उछल उछल कर हाँ कहने लगा। उसकी चुप्पी देखकर विग्रह प्यार और सम्मान से बोला, अपनी दोस्त से कहना वो पहना देगी तुम्हें। विग्रह के इतना कहते ही श्वारनी बेचैन होकर तुरंत बोली, आप ही पहना दीजिए ना। श्वारनी की इजाजत मिलते ही मानो विग्रह को उसका सब कुछ मिल गया हो और उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसने अपनी नजरें उठाकर श्वारनी से कहा, अपना हाथ आगे लाओ राजा। ये सुनकर श्वारनी शर्माने लगी, घबराने लगी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खुश होने लगी। शायद आज पहली बारी सही विग्रह उसका हाथ पकड़ेगा, वो अपने राजा सर के हाथ को छू पाएगी, उन्हें महसूस कर पाएगी। लेकिन विग्रह ने उसके हाथ को छुआ तक नहीं और प्रेम से वो ब्रेसलेट पहना दिया। पहनाते हुए उसकी उंगली तक श्वारनी के नाजुक हाथ को नहीं छू रही थी। ये देखकर श्वारनी को काफी हैरानी हुई, लेकिन अब उसके दिल में विग्रह के लिए सम्मान और विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र अपने मन में बोलने लगा और जुनून से बोला, हाँ, इस कन्या की हमेशा रक्षा करना महादेव। इतना कहते हुए उसने गहरी सांस ली और शिद्दत से बोला, राजा, हमारी एक बात मानोगी? श्वारनी उसके माथे पर आए बालों को देखते हुए बोली, जी। विग्रह ने कहा, इस ब्रेसलेट को कभी खुद से दूर मत करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसे हमेशा पहनकर रखना। विवाह के बाद हम स्वयं इसे खोल देंगे, लेकिन तब तक तुम्हें इसे धारण करके रखना होगा। ये सुनकर श्वारनी ने उस खूबसूरत ब्रेसलेट को देखकर कहा, जैसा आप चाहें। ये सुनकर विग्रह अपनी जगह से खड़ा हो गया और श्वारनी की झुकी हुई पलकों को देखकर बोला, अब तो उदास नहीं होना।
श्वारनी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और ये देखकर विग्रह के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने सच्ची शिद्दत से श्वारनी के सर पर हाथ रखा। इस छुअन में वो सब कुछ था जो बाकी छुअन से कई गुना ज्यादा था। श्वारनी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और विग्रहराज उसे प्यार से देखते हुए बोला, रोना औरत का कहना हो सकता है लेकिन औरत की कमजोरी कभी नहीं। हम तुम्हें एक मजबूत कन्या के रूप में देखना चाहते हैं और एक दिन जरूर देखेंगे। अब हम चलते हैं। इतना कहकर विग्रह वहां से जाने लगा। तभी श्वारनी अपनी जगह से खड़ी हुई और विग्रह की पीठ को देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए और थोड़ा डरते हुए बोली, राज सर, हम आपसे कुछ पूछे? ये मनमोहक आवाज सुनते ही राज सर के कदम वहीं ठहर गए और वो बिना मुड़े ही बोले, पूछो। श्वारनी थोड़ा डरते हुए बोली, आप शराब पीते हैं? ये सुनते ही विग्रह के होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो उसकी तरफ मुड़ा तो श्वारनी ने अपनी नजरें झुका ली और विग्रह अपनी झुकी हुई पलकों को देखकर बेचैन होते हुए बोला, महीने में सिर्फ एक बार और जिस दिन तुम्हारी तलब लगी हो तो दिन में 2 बार। श्वारनी का दिल धक धक करने लगा, सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने तुरंत विग्रह के सामने पीट करके मासूमियत से कहा, मत पिया करिए। विग्रह जुनून से बोला, तो तुम मिल जाओ हमें, फिर उस कम वक्त शराब की जरूरत ही क्या है राजा। ये सुनते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए और वो बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए शर्माने लगी। तभी श्वारनी पलटकर उसे जाते हुए देखने लगी। विग्रह जैसे ही बागीचे के द्वार पर पहुंचा तभी सामने खड़े विवेक राज को देखकर रुक गया। वहीं श्वारनी ने उन्हें देखा तो वो डरने लगी, घबराने लगी कि कहीं राज सर के बड़े भाई श्वारनी और विग्रह को एक साथ देखकर कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। लेकिन विग्रह बेखौफ होकर अपनी शान और गुरूर से अपने बड़े भाई को देखे जा रहा था। तभी विवेक राज मुस्कुराते हुए बोले, तो यही है वो जिन्होंने हमारे भाई को जीवन भर के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है। विग्रह ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए दीवानगी से कहा, लेकिन मेहनत बहुत करनी है भाई साहब, यह मामला जरा टेढ़ा है। ये सुनकर विवेक राज मुस्कुराते हुए बोला, अरे अच्छे अच्छे टेढ़े लोगों को सीधा किया है आपने, तो अब उस सूची में 2-4 नाम और जुड़ जाने दीजिए। ये सुनकर विग्रह के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो एक टक श्वारनी को घूरता रहा और फिर अपने भाई के साथ वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही श्वारनी ने चैन की सांस ली। वो भी तान्या के पास चली गई। कार्यक्रम अभी खत्म होने ही वाला था कि विक्रम जी अपनी कार लेकर स्कूल पहुंच गए और दोनों लड़कियों को अपने साथ घर ले गए। दोनों जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन जाना पड़ा। शुभम और तान्या तो आज एक दूसरे को देख भी नहीं पाए। श्वारनी अपने बिस्तर पर आराम से नींद ले रही थी। वहीं देर रात को कोई उसके घर के बाहर नफरत की आग में झुलस रहा था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और नफरत से बोला, श्वारनी पुरोहित, अब तू देख, मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तेरी रूह तक इस दुनिया से गायब हो जाएगी और वो विग्रहराज सूर्यवंशी भी तुझे बचा नहीं पाएगा जिससे तूने मेरी शिकायत की थी। अब तू झेल मेरी नफरत। कौन है ये शख्स जो नफरत की आग में जल रहा है? क्या कहीं कोई मुसीबत श्वारनी का इंतजार कर रही है? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। श्वारनी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। वहीं देर रात को कोई उसके घर के बाहर नफरत की आग में झुलस रहा था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और नफरत से बोला, श्वारनी पुरोहित, अब तू देख, मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तेरी रूह तक इस दुनिया से गायब हो जाएगी और वो विग्रहराज सूर्यवंशी भी तुझे बचा नहीं पाएगा जिससे तूने मेरी शिकायत की थी। अब तू झेल मेरी नफरत। तेरे रूप को बर्बाद न किया तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। आकाश अब जो करने जा रहा था उससे ये कहानी अपना नया और सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी जिससे बहुत कुछ बदलने वाला था। आकाश उस दिन हुई अपनी बेइज्जती का बदला श्वारनी से लेना चाहता था ताकि उसे सबक सिखा सके कि सबके बीच में जब इज्जत का कचरा होता है तो कैसा महसूस होता है। विग्रह और श्वारनी की अनकही और खामोश मोहब्बत को शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा था। विग्रह ने तो फिर भी अपनी बातों और जुनून से श्वारनी को अपने प्रेम का एहसास करवा दिया था लेकिन श्वारनी ने अभी भी अपने प्रेम को अपने सीने में दबा कर रखा था। उसे अपने परिवार और समाज का डर था जो उसे रोक रहा था। वहीं विग्रह ने ठान लिया था कि राजा उससे प्यार करती है तो अच्छी बात है, वरना उसके अकेले का प्रेम भी काफी होगा उनके लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था जीवन में। श्वारनी और तान्या रोजाना स्कूल जाती, पढ़ाई करती और इस उम्मीद में भी रहती कि अपने अपने प्रेम के दर्शन कर ले। शुभम तो फिर भी कई बार किसी न किसी काम के बहाने स्कूल आ जाता था और तान्या को देखकर और छुप छुप कर अपने नैन मटक्के करके खुश हो जाता था। लेकिन श्वारनी और विग्रहराज की प्रेम कहानी जरा अलग थी। विग्रहराज उस रात के बाद स्कूल आया ही नहीं था और ना ही उसने अपनी राजा से मिलने की कोई कोशिश की थी क्योंकि वो जानता था कि श्वारनी भले ही समझदार है लेकिन फिर भी उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है और इस उम्र में अक्सर लड़कियां बहक जाती हैं और पढ़ाई से विमुख हो जाती हैं जो विग्रह होने नहीं देना चाहता था। एक बार श्वारनी कॉलेज में आ जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। विग्रहराज भले ही श्वारनी से मिलने या उससे बात करने नहीं आता था लेकिन उस पर नजर रखता था। श्वारनी के पल पल की खबर उसको रहती थी जब तक वो स्कूल में होती थी और जैसे ही घर चली जाती तभी विग्रहराज को सुकून मिलता। मुलाकात हो ना हो लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था और अब दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे थे। श्वारनी को बहुत गुस्सा आता था विग्रह के इस तरह के प्रेम पर जिसमें वो अपनी प्रेमिका से मिलने भी नहीं आता था लेकिन वो जान चुकी थी कि राज सर बहुत ज्यादा मर्यादित और संस्कारी पुरुष हैं और वो एक कन्या की मान मर्यादा का खूब ख्याल रखते हैं, इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे थे जिससे उनकी राजा को दिक्कत हो। श्वारनी को रोज अपने राज सर की तरफ से अलग अलग उपहार मिलते जिन्हें देखकर वो खुशी के मारे झूम उठती और उनके प्रेम में अक्सर अपनी रातें जागकर बिता देती। 10 दिनों के लंबे इंतजार और तड़प के साथ आज रविवार के दिन विग्रह तय करता है कि वो आज अपनी राजा के दीदार करेगा, उससे मिलने जाएगा। लेकिन कहाँ और कैसे? काफी देर सोचने के बाद उसने तय किया था कि वो श्वारनी को मेहरांगढ़ किले पर बुलाएगा और बस उसके चेहरे को लगातार 5 मिनट तक देखने के बाद और उसके सर को सहलाने के बाद वहां से चला जाएगा। ये बात उसने शुभम को बता दी ताकि शुभम तान्या की मदद से श्वारनी को राज सर से मिलवा दे। सब कुछ उसी अनुसार होने लगा।
रविवार की सुबह 7 बजे श्वारनी आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं को निहारते हुए शर्माने लगी और बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, पिया जी से मिलने जाना है, लेकिन इस हया और लज्जा का क्या करूं जो सहायक की तरह हमारे साथ चलते हैं, लेकिन रात सर के लिए हमें थोड़ी हिम्मत करनी ही होगी। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, पास न होकर भी साथ देते हैं, हमसे दूरी बनाते हैं, रोजाना इतने प्यारे उपहार देते हैं, तो हम एक छोटी सी मुलाकात तो कर ही सकते हैं। आज हम भी उनसे बात करेंगे ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो समझ जाए कि प्रेम एक तरफा नहीं है। ऐसा करते हैं, आज उनके द्वारा दी गई ड्रेस को ही पहनते हैं। श्वारनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने विग्रहराज द्वारा दी गई एक ड्रेस को देखा जो कि बहुत खूबसूरत थी। कल रात को ही उसने अपने माता पिता को मना लिया था कि वो अपनी दोस्त के साथ मेहरांगढ़ दुर्ग घूमने जाना चाहती है। काफी मुश्किल से ही सही, लेकिन विक्रम जी और दीपिका जी मान गए। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं और उस पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी बच्चे पूरे हफ्ते पढ़ाई करती है, सिर्फ रविवार को ही तो एक दिन की छुट्टी मांगती है। ड्रेस को पैकेट से बाहर निकाला तो उसके साथ एक चिट्ठी भी निकली। ये देखकर राजा के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान आ गई और वो उस चिट्ठी को पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, राजा, ये रंग तुम्हारे रूप को और अधिक निखार देगा। जब भी मिलना होगा इसी वस्त्र को धारण करके हमारे सामने आना। श्वारनी के गाल लाल हो गए और उसने वो कपड़े पहन लिए जो उसके बदन पर शोभा पा रहे थे। श्वारनी आज बहुत खुश थी। 10 बजे उसे मेहरांगढ़ दुर्ग जो जाना था अपने राज सर से मिलने के लिए। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर गार्डन में टहलने लगी। तभी दीपिका जी वहाँ पर आई और बोली, ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया है। श्वारनी, आप जाकर बुला लाओ उसे, सुबह से बाहर खेलने गया है, अभी तक नहीं आया। इतना कहते ही उनकी नजर श्वारनी के कपड़ों पर पड़ी और वो कुछ कहती इससे पहले ही श्वारनी बोली, ये तानिया के कपड़े हैं, आज के लिए उससे मांग लिए, अच्छे तो लग रहे हैं ना मम्मा। दीपिका जी दूर से ही उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, हाँ, आपकी सुंदरता में कोई कमी ही नहीं है, बस ये दुनिया अच्छी नहीं है। खैर, वहाँ जाकर अपने बाल बांध लेना और अपना ख्याल रखना, लेकिन उससे पहले जरा अपने भाई को ढूंढ लाइए। श्वारनी ने हाँ कहा और घर से बाहर निकल गई। शौर्य को चारों तरफ ढूंढते हुए वो सोसाइटी के मेन गेट से बाहर निकल गई और सड़क किनारे दुकानों पर शौर्य के बारे में पूछताछ करने लगी। तभी एक आदमी उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, तेरे भाई को मैंने अगवा कर लिया है, तो तेरे भाई का ये आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। और चुप, कोई तमाशा नहीं, वरना तेरे भाई को जिंदा जला दूंगा, इसलिए बिना कोई शोर किए चुपचाप मेरे साथ चल। ये सुनते ही श्वारनी की तो हालत खराब हो गई। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें चमक आई और वो डरते हुए उस आदमी को देखने लगी जो आकाश था। उसने श्वारनी को मोबाइल में शौर्य की तस्वीर दिखाई जिसमें वो उदास दिख रहा था। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा गई और बोली, प्लीज हमारे भाई के साथ कुछ मत करना, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आकाश ने कहा, हाँ, ये हुई ना बात, चलो अब जल्दी से उस दुपट्टे से अपना मुंह छुपाओ और सामने खड़ी उस कार में बैठो, वरना। श्वारनी झेप गई। उसने तुरंत दुपट्टे को अपने चेहरे पर बांध दिया और डरती घबराती हुई सामने खड़ी कार के अंदर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद आकाश भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और वो कार वहां से चली गई। श्वारनी अपना चेहरा छुपा कर गई थी, इसलिए विग्रह का आदमी भी उसे नहीं देख पाया, वरना अब तक तो विग्रह राज को पता चल ही जाता। कार में बैक सीट पर सिकुड़ कर बैठी मासूम श्वारनी डरे जा रही थी, कांप रही थी और बार बार भगवान को याद करके रोए जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर आकाश को बहुत मजा आ रहा था और वो ड्राइव करते हुए बोला, बहुत मजा आ रहा है तुझे इस तरह तकलीफ में देखकर, तूने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई पूरे स्कूल के सामने, तो अब मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा, तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मेरी श्वारनी। ये सुनते ही श्वारनी के हाथ पैर फूलने लगे। डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी और आंखों में आंसुओं की धाराएं बही जा रही थी। उसकी नजरों के सामने सबसे पहले राज सर का चेहरा घूमने लगा, जिसका स्मरण होते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ मेहरांगढ़ किले की सबसे ऊपरी मुंडेर पर राज सर ठहर रहे थे और शिद्दत से अपनी राजा का इंतजार कर रहे थे। शुभम वहीं बैठकर सिगरेट के कश लगाते हुए बोला, हमारी बात मान लो और अभी ही विवाह कर लो उनसे और 1 साल बाद गौना करके ले आना सूर्यवंशी सदन और फिर अपना पति पत्नी वाला जीवन शुरू कर देना। शुभम की बात सुनकर राज सर ने उसे घूरा तो वो झेप गया और इधर उधर देखने लगा। राज सर की बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी अपनी राजा से मिलने की। वहीं दूसरी तरफ 10 बजे के आसपास तानिया श्वारनी के घर पहुंच गई उसे लेने के लिए और वहां आकर दीपिका जी उससे बोली, वो तो शौर्य को लेने गई है, शायद बागीचे में है दोनों। ये सुनकर तानिया वहां से जाने लगी, लेकिन शौर्य भागता हुआ उनके पास आया और बोला, मम्मा जल्दी से नाश्ता लगा दो, भूख लगी है। शौर्य को देखकर दीपिका जी और तानिया उसके पीछे देखने लगी, लेकिन कहीं पर भी श्वारनी नहीं थी। ये देखकर दीपिका जी चिंतित होकर बोली, श्वारनी कहाँ है? शौर्य सोफे पर पसरते हुए बोला, हमें क्या पता, हम तो अकेले गए थे और अकेले ही आ गए, दीदी कहीं भी नहीं थी। ये सुनकर दीपिका जी और तानिया के होश उड़ गए और वे दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी तानिया बोली, शौर्य तुम्हें ढूंढने के लिए श्वारनी गई थी क्योंकि तुम काफी देर से घर नहीं आए थे और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो इतनी देर से कहाँ है? वो अकेली कहीं बाहर नहीं जाती, सोसाइटी के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाती है और जाहिर सी बात है सोसाइटी में भी उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहाँ चली गई है? आकाश श्वारनी के साथ क्या करने वाला है? क्या श्वारनी को विग्रहराज ढूंढ पाएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शौर्य की बात सुनकर दीपिका जी और तानिया के होश उड़ गए और वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी तानिया बोली, शौर्य तुम्हें ढूंढने के लिए श्वारनी गई थी क्योंकि तुम काफी देर से घर नहीं आए थे और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी देर से कहाँ है? वो अकेली कहीं बाहर नहीं जाती, सोसाइटी से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाती और जाहिर सी बात है सोसाइटी में भी उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो कहाँ चली गई? तानिया की बात सुनकर दीपिका जी और शौर्य घबरा गए और शौर्य और तानिया तुरंत घर से बाहर श्वारनी को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं दीपिका जी डरने लगी कि कहीं विक्रम जी को इस बारे में पता न चल जाए, वरना वो गुस्सा करेंगे। तानिया और शौर्य श्वारनी को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिला और अब वो दोनों परेशान होकर घर लौट आए। विक्रम जी मंदिर गए हुए थे, इसलिए दीपिका जी को थोड़ी शांति थी, लेकिन तभी तानिया और शौर्य घर लौट आए और दीपिका जी की चिंता बढ़ने लगी। 10 के 11 बज गए, लेकिन तानिया और श्वारनी मेहरांगढ़ किले नहीं पहुंची और इस बात से शुभम परेशान हो गया। वहीं राज सर को गुस्सा आने लगा। वो खामोश होकर मुंडेर के किनारे खड़े होकर पूरे शहर को देखे जा रहा था।
कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी निगाहों में तड़प, गुस्सा, बेचैनी और बेताबी साफ दिख रही थी। 1.5 घंटे से वो वहाँ पर खड़े होकर शिवानी का इंतजार कर रहा था। उसकी कोई खबर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका जी अब रोने लगी थी। इतने बड़े शहर में उनकी मासूम सी और नादान सी लड़की पता नहीं कहाँ चली गई होगी, किस हाल में होगी। कहीं उसके साथ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं किसी की बुरी नजर तो उस पर नहीं पड़ गई। यही सब सोच सोचकर उनकी हालत खराब हो जा रही थी। तान्या उन्हें चिंतित होकर देख रही थी। तभी उसे राज सर और शुभम का ख्याल आया तो वो घबरा गई कि वो दोनों तो कब से इंतजार कर रहे होंगे। तान्या एक तरफ चली गई और शिवानी की मॉम का मोबाइल फोन लेकर उसमें शुभम का नंबर डायल कर दिया। किले की मुंडेर पर शुभम गुस्से में आकर सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा और अनजान नंबर देखकर उसने नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन फिर उसका दिल नहीं माना और उसने कॉल अटेंड किया। तभी सामने से तान्या की घबराई हुई आवाज आई, सुनिए प्लीज कुछ कीजिए, शिवानी लापता है पिछले 2 घंटे से। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तान्या से सारी बात सुन लेने के बाद शुभम परेशान हो गया। उसने तान्या को समझाकर कॉल कट कर दिया और विग्रह के पास आकर जैसे ही कुछ बोलने लगा तभी विग्रहराज सूर्यवंशी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, हमारी राजा पुराने किले के पास क्या कर रही है, उसे वहां पर कौन लेकर गया। ये सुनकर ही शुभम दंग रह गया। जोधपुर शहर के दूसरी छोर पर एक पुराना किला था जो अब खंडर बन चुका था, जहां पर लोगों का आना जाना ना के बराबर था, क्योंकि वहां भूत प्रेत की अफवाहें चल रही थी। उसी शांत और खामोश खंडर में आज एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसे कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। मासूम शिवानी चीखते हुए आगे आगे भाग रही थी और उसका लाल दुपट्टा अपने हाथ में बड़ी बेशर्मी से बांधते हुए आकाश उसके पीछे पीछे भाग रहा था और गंदी हंसी हंस रहा था। आगे भागते हुए शिवानी रुक गई क्योंकि अब सामने सिर्फ एक दीवार थी जिससे वो चिपक कर खड़ी हो गई और रोते बिलखते हुए बोली, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने तो बात को छुपाना चाहा था लेकिन पता नहीं कैसे राज सर को पता चल गया। प्लीज हमें कुछ मत करना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, हमें घर जाने दो वरना हमारे माता पिता बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शिवानी के पास आकर जैसे ही उसे छूने लगा तभी शिवानी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मार दी। आकाश की तो आंखें फटी की फटी रह गई और दर्द के मारे वो जोर से चिल्लाया। तभी शिवानी वहां से भागने लगी तो आकाश ने उसका गला ही पकड़ा और उसे जोर से दीवार से भिड़ा दिया। शिवानी की हालत खराब हो गई, वो तड़पने लगी, किसी मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। वहीं आकाश अपनी नफरत में अंधा होकर पूरी ताकत लगाकर शिवानी का गला दबाने लगा। अब शिवानी की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें लाल होने लगी, आंखों से खून के आंसू बहने लगे, लेकिन वो कमजोर स्वयं को बचा नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। लेकिन तभी अचानक ही उसके चेहरे पर खून की छींटें उड़ी और एक दर्द भरी भयानक आवाज वहां गूंज उठी। शिवानी अपनी जगह पर सुन्न पड़ गई और तभी आकाश धड़ाम से जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका वो हाथ जिसने शिवानी के गले को पकड़ा हुआ था अभी भी हवा में था और शिवानी के गले को पकड़े हुए था। ये भयानक नजारा देखकर शिवानी की सांसें अटक गई। उसकी आंखों के सामने आकाश का हाथ उसके बदन से कटकर अलग हो गया और वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। शिवानी कांपने लगी। तभी उसकी डरी हुई निगाहों के सामने विग्रहराज सूर्यवंशी की जुनूनी और तेज निगाहें दिखाई दी, जिनमें सिर्फ शिवानी ही बसी हुई थी। विग्रह ने आकाश के उस हाथ को पकड़कर शिवानी से दूर करके जमीन पर फेंक दिया और अब अपनी भूरी जुनूनी और तड़प भरी निगाहों से शिवानी के डरे हुए चेहरे पर लगे खून की छींटों को देखने लगा। वहीं विग्रह की ग्रे शर्ट पर भी खून की छींटें थी, उसके चेहरे पर भी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो एक टक अपनी राजा को देखे जा रहा था। विग्रह के ऐसे भयानक रूप को देखकर शिवानी की आंखें भर आई और वो धीरे धीरे रोने लगी। उसका रोना सुनते ही विग्रहराज बेचैन हो गया और तभी शिवानी रोते हुए डरते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई, दीवार से चिपककर। जमीन पर बैठी हुई अपनी राजा को देखकर राज सर की बेचैनी और गुस्सा बढ़ने लगा और अपने हाथों में पकड़े खून से सनी तलवार को उन्होंने और कसकर पकड़ा और सीधा उस आकाश की तरफ मुड़ गए और अपनी उग्रता से चिल्लाते हुए बोले, हमारी राजा को छूने की, उसे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस इंसान को स्वयं हम नहीं छूते उसे तूने कैसे छूना चाहा? इतना कहते ही विग्रह ने नफरत से तलवार को उठाया और जैसे ही आकाश की गर्दन उसके धड़ से अलग करने लगा तभी पीछे से शुभम ने विग्रह को कसकर पकड़ लिया, उसकी कमर पर अपने हाथ कसकर लपेट लिए और उसे आकाश से दूर करने लगा। वहीं तान्या भागती हुई शिवानी के पास आई और उसके पास बैठकर सीधा उसे अपने सीने से लगा लिया। विग्रह अपने विकराल रूप में चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसकी ऐसी डरावनी आवाजें सुनकर शिवानी कांप रही थी और तान्या से चिपकी हुई रोए जा रही थी। शुभम अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकते हुए बोला, राजे प्लीज कंट्रोल करिए खुद को, प्लीज शांत हो जाइए वरना वो मर जाएगा। रुकिए राजे, आपको अपनी राजा की कसम है। शुभम के मुंह से ये सुनकर विग्रहराज ने उसे जोर से धक्का मार दिया और अपनी तलवार को वहीं फेंक दिया। ये देखकर शुभम ने चैन की सांस ली। राज सर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भींचकर खुद को शांत करने लगे। अचानक से वहां पर खामोशी छा गई, लेकिन शिवानी की सिसकियां विग्रह के कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे वो बेचैन हुए जा रहा था। शुभम ने दुखी होकर उस मासूम सी लड़की की तरफ देखा जो कांप रही थी तान्या की बाहों में। यह देखकर शुभम को बहुत बुरा लगा और उतना ही ज्यादा गुस्सा आया उस नीच आकाश पर। लगभग 5 मिनट बाद विग्रहराज ने अपनी आंखें खोली जो खून सी लाल दिख रही थी। राज सर ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद वो मुड़ गए और देखा उनकी राजा अभी तक रोए जा रही थी, तड़प रही थी, कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर राज सर को स्वयं की मर्द जात से भी ज्यादा नफरत होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो शिवानी के निकट आकर खड़े हो गए और तभी शिवानी ने उनके पैरों को देखा तो डर के मारे खुद में सिमटने लगी। तभी विग्रह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। काफी देर तक वो शिवानी के चेहरे को अपनी तपिश भरी और शिद्दत भरी निगाहों से देखता रहा और वो घबराती रही। शुभम ने तान्या को वहां से उठ जाने का इशारा किया। तान्या तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर जाने लगी। तभी शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और डरते हुए उसे देखने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर विग्रह भावहीन होकर अपनी दमदार आवाज में बोला, जीवन भर हम साथ रहने वाले हैं, आपकी सहेली नहीं, छोड़िए उनका हाथ। राजा, हमने कहा छोड़िए उनका हाथ। विग्रह की दमदार और रौबदार आवाज सुनते ही शिवानी ने तान्या का हाथ छोड़ दिया और नजरें झुकाकर सिमट कर बैठ गई। उसकी ये प्यारी सी हरकत और मासूमियत देखकर विग्रह का दिल पिघल गया और वो दीवानों की तरह उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगा। राज सर अपनी शिवानी को देखते हुए बोले, डरो मत राजा, हमारे होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
ये सुनकर श्वारनी की आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ी और देखते ही देखते वो सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर तान्या और शुभम भी दुखी हो गए। तभी विग्रह ने असीम प्रेम और स्नेह से उसके सर को पकड़कर अपने कंधे से टिका दिया। ये छुअन पाते ही श्वारनी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने राज सर के कंधे से सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर तान्या आगे बढ़ने लगी। तभी राज सर ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और अपनी राजा को जी भरकर रोने दिया, अपना दर्द बाहर निकालने दिया। राज का मन कर रहा था कि श्वारनी को अपनी बाहों में भर ले, उसे अपना सुकून दे दे, लेकिन अभी ये सही समय नहीं था, इसलिए सिर्फ कंधे पर सर रखकर उसे शांत करना ही उचित था। काफी देर तक श्वारनी रोती रही और विग्रह उसके बालों को सहलाता रहा, उसके दर्द को महसूस करता रहा। शुभम ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाकर सीधा अपने सीने से ही लगा लिया। ये एहसास पाते ही तान्या भावुक हो गई और उसने तुरंत शुभम को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। शुभम उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से बोला, बस तान्या बस, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे पास। तान्या ने शुभम को और कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, ये दुनिया बहुत बुरी है, लड़कियों को बस एक खिलौना समझा जाता है और उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है। हाँ, अगर आज हमारी श्वारनी को कुछ हो जाता तो। शुभम ने उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, इतना समझ लो, श्वारनी के जीवन में ये उसकी आखिरी तकलीफ थी। इसके बाद उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही होंगी, क्योंकि अब राजे कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। विग्रह श्वारनी के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है? श्वारनी की किडनैपिंग को लेकर विक्रम जी का रिएक्शन क्या होगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए महारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। तान्या ने शुभम को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, ये दुनिया बहुत बुरी है, लड़कियों को बस एक खिलौना समझा जाता है और उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है। अगर आज हमारी श्वारनी को कुछ हो जाता तो। शुभम ने उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, इतना समझ लो, श्वारनी के जीवन में ये उसकी आखिरी तकलीफ थी। इसके बाद उसके जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी, क्योंकि अब राजे कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तान्या ने कहा, क्या? शुभम बोला, राजे सब कुछ हैंड ओवर करने वाला है, वो अब अपनी राजे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तान्या और शुभम विग्रह और श्वारनी को देखने लगे। काफी देर बाद जब श्वारनी शांत हुई तो तुरंत राज सर से दूर हो गई और अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। तभी विग्रह अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, तान्या, तुम अभी के अभी राजा के घर पर कॉल करके जो हम कहते हैं वो सब बता दो, और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ वो केवल हम चारों के बीच ही रहना चाहिए। अब आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होगी। इतना कहते हुए राज सर ने श्वारनी के चेहरे को रुमाल से साफ किया और बोले, चलो राजा, अब तुम्हें अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर विग्रह अपनी जगह से खड़ा हुआ और श्वारनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर श्वारनी हिचकिचाने लगी तो विग्रह बोला, तान्या, अपनी मित्र को खड़ा करो। ये सुनते ही तान्या आगे आई और मदद करके उसने श्वारनी को खड़ा किया। श्वारनी के खड़े होते ही विग्रह ने जमीन पर पड़े आकाश की ओर नफरत से देखा और उसके हाथ से दुपट्टा छीनकर तान्या की तरफ बढ़ा दिया। तान्या ने जल्दी से श्वारनी के तन पर दुपट्टा लगाया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, आंटी जी परेशान हो रही होंगी। दीपिका जी और विक्रम जी का ख्याल आते ही श्वारनी की हालत खराब होने लगी और वो डरते हुए बोली, अब वो हमें डांटेंगे, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? श्वारनी घबराई जा रही थी और विग्रह उसके चेहरे को देखे जा रहा था। उसने उसके रेशमी बालों में हाथ डालकर स्टाइल और शान से उन्हें पीछे करते हुए कहा, राठौड़, इन्हें गाड़ी तक ले जाओ, हम अभी आते हैं। शुभम उन दोनों को ले जाने लगा। तभी श्वारनी घबराती हुई हिचकिचाते हुए विग्रह के सामने आकर खड़ी हो गई। राज सर उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगे और उसके मुंह से कुछ सुनने के लिए तड़पने लगे, लेकिन वो कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं थी। और ये देखकर शुभम और तान्या वहां से चले गए। उनके जाते ही विग्रह ने उसके सर पर हाथ रखा और शिद्दत से बोला, जो कहना चाहती हो खुलकर कह दो। श्वारनी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए अपनी मीठी आवाज में डरते हुए बोली, क्या आपको पुलिस ले जाएगी? अगर ऐसा होता है तो आप हमारा नाम दे देना कि हमने इस लड़के का हाथ काटा था अपनी आत्मरक्षा में। ये सुनते ही विग्रह के होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई और वो अपनी राजा के बालों को सहलाते हुए बोला, पुलिस हमें क्यों ले जाएगी? हम ही उनके पास जा रहे हैं अपना गुनाह कबूल करने। और रही बात तुम्हारे नाम का, तो राजा, हमारी जान हो तुम, तुम्हारा नाम तो ये हवा भी जान नहीं सकती। फिर इस दुनिया की क्या ही औकात है? तुम्हें कसम है हमारी, जो आज के हादसे का जिक्र भी तुमने कभी किसी के सामने भी किया तो। ये सुनते ही एक तरफ तो श्वारनी का अंग अंग खेल उठा, वहीं दूसरी तरफ उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि विग्रह सामने से पुलिस को सब कुछ बताने जा रहा था। अगर ऐसा हुआ भी तो श्वारनी टूट जाएगी और स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएगी। श्वारनी रोने लगी, घबराने लगी और कुछ कहती इससे पहले ही विग्रह अपनी आकर्षक आवाज में सख्ती से बोला, राजा, घर जाओ और अब बस अपने राज सर की बारात का इंतजार करो, तुम्हें तो हम लेकर जाएंगे। श्वारनी की आंखें भर आई और वो रोते हुए बोली, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए श्वारनी अपने कदम पीछे लेने लगी और राज सर अपनी कातिल मुस्कान लिए उसे देखते हुए जुनून से बोले, कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही श्वारनी ने मुंह फेर लिया और दुनिया भर की नाराजगी जताते हुए वहां से भाग गई। श्वारनी भागे जा रही थी और राज सर उसे देखे जा रहे थे और उसके प्यार में पागल हुए जा रहे थे। कुछ देर बाद शुभम उन दोनों लड़कियों को उनके घर छोड़ देता है और वो दोनों घर जाकर झूठ बोल देती है कि शौर्य को ढूंढते हुए श्वारनी सोसाइटी से काफी दूर बाहर चली गई थी और फिर रास्ता भूल गई, इसलिए उसे घर आने में देर हो गई और सड़कों पर इधर उधर भागने की वजह से उसकी हालत भी ठीक नहीं है। दीपिका जी उन दोनों की बातों में आ जाती हैं और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेती हैं। उनके लिए इतना ही काफी था कि उनकी बेटी सही सलामत उनके सामने है। श्वारनी सामने से तो नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका दिल घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने जा रहा है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। नाइट सूट पहने वो प्यारी सी लड़की बेड पर बैठी हुई थी, हाथ में विग्रह द्वारा दी गई पायल को कसकर पकड़ा हुआ था और आंखों से आंसू बहाते हुए बस एक ही शब्द दोहरा रही थी, राज सर, राज सर, राज सर। वहीं दूसरी तरफ विग्रहराज सूर्यवंशी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर खुद बाहर आ जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए और उनके मित्र शुभम को अपने साथ पुलिस स्टेशन के अंदर ले आते हैं, पूरे मान सम्मान और आदर के साथ। आगे बढ़ते हुए शुभम धीमी आवाज में बोला,
वैसे राजे, आपको पता कैसे चला कि श्वारनी पुराने किले में है? ये सुनते ही राजे के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो गुरूर से बोला, उसकी नब्ज को छूकर उसके करीब रहते हैं हम। उसके ब्रेसलेट में एक ट्रांसमीटर लगाया था हमने, तो बस। ये सुनते ही शुभम के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो दोनों अंदर चले गए, जहाँ विग्रह और शुभम को आदर से चेयर पर बिठा दिया गया। और इंस्पेक्टर बोले, रमेश 2 कप कॉफी लेकर आना, सूर्यवंशी साहबजादे आए हैं। ये सुनते ही दूर टेबल पर अपने हवालदार मित्र के पास बैठे विक्रम जी के कान खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा तो विग्रहराज सूर्यवंशी किसी राजा की तरह गुरूर और घमंड में चूर होकर चेयर पर बैठा हुआ था और इंस्पेक्टर उसके आगे खड़ा हुआ था। विक्रम जी हैरानी से उसे देखने लगे। तभी विग्रह अपनी दमदार आवाज में बोला, कॉफी रहने दीजिए, पहले काम निपटा लीजिए। इंस्पेक्टर उनके सामने चेयर पर बैठ गया और गंभीरता से बोला, जी कुंवर साहब कहिए। विग्रह अपनी दाढ़ी मसलते हुए सीरियस मगर रौब से बोला, आकाश सेठ का दायां हाथ काट दिया हमने और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, शायद मर भी सकता है, जिससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उसके परिवार की आजीवन की जिम्मेदारी उठाने के लिए हम तैयार हैं। विग्रहराज के बेबाक और जोरदार अंदाज को देखते ही विक्रम जी दंग रह गए और उससे नफरत करते हुए बोले, इन अमीर लोगों के यही तो ड्रामे हैं कि अपने पैसे से ये लोग पुलिस को भी खरीद लेते हैं। देखो ना, कितना बेशरम और बेरहम इंसान है जो अपने गुनाह को गर्व से बता रहा है। छी छी छी, फूटे नसीब होंगे उस लड़की के जो इससे जीवन भर का रिश्ता जोड़ेगी, एक क्रिमिनल से। पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं इन्हें, पता नहीं किस मासूम के साथ क्या कुकृत्य किया है इसने, जो अब महान बनने के लिए पुलिस स्टेशन आया है। और देखो बैठा कैसे है जैसे राजा हो यहाँ का। हमें तो नफरत होती है ऐसे घमंडी अमीर और स्वार्थी लोगों से। हे भगवान, हमें तो दूर रखना ऐसे क्रिमिनल लोगों से। विक्रम जी के मन में विग्रहराज के प्रति नफरत और हीन भावना बढ़ने लगी थी, जिसका क्या परिणाम होने वाला था ये तो वक्त ही बताएगा। विक्रम जी अपनी जगह से खड़े हो गए और नाराज होकर वहां से चले गए। उनके जाते ही इंस्पेक्टर गंभीरता से बोला, कुंवर राजा, लेकिन हुआ क्या था और वजह क्या थी जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये सुनते ही विग्रह के सामने वो घटिया नजारा घूमने लगा जब वो नीच आकाश उसकी राजा को छूने की कोशिश कर रहा था। वो सब कुछ याद आते ही विग्रह अपनी भूरी और जुनूनी निगाहों में नफरत लिए बोला, उस घटिया आदमी ने हमारी आंखों के सामने एक मासूम कन्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम आपसे भी कह देते हैं कि अगर हमारे मित्र ने हमें ना रोका होता तो हम उस लड़के को जान से मार देते और अपने पूरे जीवन को जेल में व्यतीत करने के लिए तैयार रहते। इंस्पेक्टर और पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे लोग हैरानी से उस बेबाक और जुनूनी इंसान के साहस को देखे जा रहे थे और उस पर गर्व महसूस कर रहे थे कि किसी लड़की की इज्जत की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान देने के लिए भी ये तैयार है। शुभम को चिंता होने लगी अपने राजे की कि कहीं वो सच में खुद से ही जेल न चला जाए। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेते हुए आदर से बोला, कुंवर राजा, आपको जेल भेजने की औकात हमारे में नहीं और ऐसी कोई वजह भी हमें नहीं दिख रही कि हम आपको जेल भेज सके। आपने जो कुछ भी किया वो सराहनीय कदम था और अगर वो लड़का मर भी जाता तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इसकी गारंटी हमारी है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि वो लड़की कौन है और उसका नाम पता क्या है। एक बार उससे बात हो जाती तो बढ़िया रहता। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही विग्रहराज क्रोधित होकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दांत पीसते हुए बोला, उस कन्या का जिक्र तक कोई नहीं करेगा, वो कभी भी किसी के भी सामने नहीं आएगी। वो कन्या विग्रहराज सूर्यवंशी की छत्र छाया में सुरक्षित है। उसका नाम और उसकी शक्ल कभी इस दुनिया के सामने नहीं आएगी। आपको जो कुछ भी करना है हमसे करवाइए, उस कन्या से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? विग्रह के उग्र रूप को देखकर इंस्पेक्टर झेप गए। वहीं शुभम उसे शांत करते हुए बोला, राजे राजे शांत हो जाइए, उस कन्या का नाम किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। विग्रह ने अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाते हुए गुस्से में इंस्पेक्टर को घूरा तो उसने अपनी नजरें झुका ली और माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिए कुंवर राजा, हम सब कुछ संभाल लेंगे और उस कन्या को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। विग्रह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शातिर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विग्रहराज श्वारनी को बचाने के लिए आगे क्या करने वाला है, उसके दिमाग में अब कौन सी खुराफात चल रही है। प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विग्रह ने गुस्से में इंस्पेक्टर को घूरा तो उसने अपनी नजरें झुका ली और माफी मांगते हुए बोला, हाँ हमें माफ कीजिए कुंवर राजा, हम सब कुछ संभाल लेंगे और उस कन्या को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। विग्रह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शातिर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने मन में भगवान से प्रार्थना करता हुआ बोला, आपने देखा ही होगा कि आज हमारी राजा के साथ क्या हुआ, तो बस अब आपके इंसाफ की बारी है। तो मार दीजिए उस नीच और निकृष्ट लड़के को, लेकिन जरा बेदर्द मौत देना उसे। कोई जरूरत नहीं है उसकी इस दुनिया में। वादा करते हैं उसके परिवार को हम जीवन भर संभालेंगे, लेकिन बस उसे उठा लीजिए। विग्रह जितना हैंडसम और आकर्षक था उससे कई गुना ज्यादा वो व्यक्ति खतरनाक था, जिसका अंदाजा श्वारनी को नहीं था, लेकिन शायद अब जल्द ही पता लग जाएगा। विग्रह किसी राजा की तरह टांग पर टांग रखकर एटीट्यूड और रुआब से चेयर पर बैठा हुआ था, अपनी दाढ़ी मसलते हुए आंखें बंद करके एक गाना गुनगुना रहा था। तभी वहाँ पर प्रयागराज जी, विवेक राज और प्रार्थना जी आ गए। विग्रह की शर्ट पर खून के निशान देखकर प्रार्थना जी घबरा गई और तुरंत उसके पास आकर बोली, हे ठाकुर जी, ये सब क्या हो गया? कुंवर राजा, आप ठीक तो है ना बेटा? अपने घर वालों को देखकर विग्रह थोड़ा परेशान हो गया और फिर जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उनके सम्मान में तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर सर झुका लिया। प्रयागराज जी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके चेहरे और शर्ट पर खून के निशान देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोले, इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते और जिस किसी ने भी हमारे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो फिर हम भी अपनी मर्यादा को भूलने में देरी नहीं करेंगे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर साहब बोले, जी सूर्यवंशी साहब, कुंवर राजा के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता, आप निश्चिंत रहिए। प्रयागराज जी अपने बेटे की झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोले, बेटे घर चलिए, आपसे जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद रात के 7 बजे सूर्यवंशी सदन के आलिशान हॉल में विग्रहराज सूर्यवंशी अपने पिताजी के सामने नजरें झुकाए आदर और सम्मान से खड़ा था। वहीं बाकी पूरा परिवार वहीं मौजूद था और प्रयागराज जी के चेहरे को देखे जा रहा था। प्रयागराज जी अपने बेटे के चेहरे को देखते हुए अपनी भारी आवाज में चिंतित होकर बोले, आपको पता है हम आपसे कितना प्रेम करते हैं? विग्रहराज अपनी दमदार और रौबदार आवाज में आदर से बोला,
जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। प्रयागराज जी ने कहा, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमारे लिए क्या कर सकते हैं। विग्रहराज अपना सर झुकाकर आदर से बोला, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे आदर्श और गुरूर हैं, आपके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। ये सुनते ही प्रयागराज जी ने गहरी सांस ली और बोले, हमें आपसे सिर्फ 2 साल चाहिए, क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। प्रयागराज जी की ये बात सुनकर सभी उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे, लेकिन विग्रहराज ने तुरंत उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बोले, मुंबई वापस चले जाइए और 2 वर्ष बाद ही लौट कर आइएगा। ये सुनते ही विग्रहराज सूर्यवंशी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वहीं पूरा परिवार हैरान रह गया। प्रार्थना जी घबराने लगी और दादी सा बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, हम अपने पोते को अब कहीं नहीं जाने देंगे। 1 साल बाद वे हमारे पास आए हैं और आप इन्हें वापस मुंबई भेज रहे हैं, वो भी 2 साल के लिए। ये गलत है, और वजह क्या है जो आप ऐसा कह रहे हैं। प्रार्थना जी घबराती हुई बोली, हाँ मासा, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। प्लीज अपने बेटे से कहिए कि हमसे हमारे बेटे को दूर न भेजें। पहले इन्होंने कुंवर विवेक को दिल्ली भेज दिया, पूरे 5 वर्ष के लिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन काटे थे हमने, और अब हमारे कुंवर राजा को हमसे दूर भेज रहे हैं। लेकिन अब हम नहीं सुनेंगे। विवेकराज और विग्रहराज खामोश थे, क्योंकि वे दोनों अपने पिताजी के फैसले के खिलाफ जा ही नहीं सकते। और वहीं प्रयागराज जी एकटक अपने बेटे की झुकी हुई पलकों को, कसी हुई मुट्ठी को बेचैनी से देखे जा रहे थे। प्रार्थना जी और दादी साहब पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें रोकने की, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे थे और अचानक ही बोले, हमारे फैसले से कुंवर राजा तैयार है, तो आप में से किसी को भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। हमने सोच समझकर ही कुछ सोचा है जो कुंवर राजा अच्छे से समझ गए होंगे। प्रार्थना जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंवर राजा कहीं नहीं जाने चाहिए। उन्होंने हमसे कहा था कि अब वो हमारे साथ जोधपुर में ही रहेंगे। प्रयागराज जी ने अपनी पत्नी के बेचैन चेहरे को देखते हुए कहा, जरा आप शांत हो जाइए और जो हम कर रहे हैं करने दीजिए। विश्वास रखिए, सब कुछ बेहतर ही होगा हमारे बेटे के लिए। मुंबई में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे सिर्फ कुंवर राजा ही हैंडल कर सकते हैं। इनकी काबिलियत ही उस प्रोजेक्ट को सफल कर सकती है, और वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कुंवर राजा को 2 साल के लिए मुंबई जाना होगा। प्रयागराज जी की बात सुनकर विवेकराज की पत्नी वैशाली को थोड़ा बुरा लगा कि क्यों उसके पति को इस प्रोजेक्ट के काबिल नहीं समझा जा रहा था, जबकि वो बिजनेस में कुंवर राजा से भी ज्यादा पहले है। वैशाली को अपने ससुर जी की बात रास नहीं आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। मर्यादा का सवाल था, ऊपर से उसके पति को भी कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल वैशाली अपने पति और बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए जोधपुर से बाहर भी जाना चाहती थी, लेकिन काम के चलते विवेकराज को समय ही नहीं मिलता था, और अब मुंबई भी कुंवर राजा जा रहे थे। प्रयागराज जी की बात सुनकर प्रार्थना जी और दादी साहब जिद करने लगी और बार बार उन्हें समझाने लगी, लेकिन वो एकटक अपने बेटे के चेहरे को देखे जा रहे थे। वहीं विग्रह अपनी आंखें बंद करके अपनी राजा के ख्यालों में खोए हुए थे कि जब 2 साल तक यहाँ नहीं होंगे तो उसकी राजा यहाँ कैसे रहेगी, उसके दीदार किए बिना विग्रह कैसे रहेगा, वो भी 2 साल के लिए। वो मासूम सी और प्यारी सी कन्या अपने राज सर के बिना कैसे रह पाएगी। ऐसे ही कई सवालों से राज सर जूझ रहे थे। कुछ सोचकर वो अपने मन में जुनून और शिद्दत से बोले, जिस मोहब्बत में तड़प और इंतजार नहीं, वो मोहब्बत हमारे काबिल नहीं। ये 2 साल हम दोनों के लिए मुश्किल होंगे, लेकिन बेहद खूबसूरत होंगे, क्योंकि हम दोनों के साथ हमारी वो हसीन यादें होंगी जो हमने इन कुछ महीनों में बनाई है। राजा, केवल 2 वर्ष और रुक जाइए, उसके बाद हम आपको अपनी पत्नी बना लेंगे और ले जाएंगे अपने साथ। अपनी राजा से बात करने के बाद विग्रह ने अपनी आंखें खोली और पूरे आदर और सम्मान से अपनी दमदार आवाज में कहा, हम मुंबई जाने के लिए तैयार हैं बाबा साहब। ये सुनते ही प्रार्थना जी और दादी सा का मुंह उतर गया। वहीं अपने बेटे की बात सुनकर प्रयागराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोले, हम जानते हैं इस बार आपका जोधपुर से जाना आसान नहीं होगा। दिल तड़प रहा होगा और दिमाग भी रोक रहा होगा, लेकिन इस बार आपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कायम कर दिया तो पूरी जिंदगी आपकी गुलामी होगी। इतना कहते हुए प्रयागराज जी उसके कान के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, और जो आपका है वो सिर्फ आपका ही होगा। इंतजार सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। आपका इंतजार आपको आपकी मंजिल के बेहद करीब ले जाएगा और उनका इंतजार उन्हें काबिल बना देगा, और फिर शुरू होगी आप दोनों की नई जिंदगी जिसमें सिर्फ आप दोनों होंगे। बाबा साहब की बात सुनते ही विग्रह का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाव भाव बदलने लगे और वो बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए बोला, कल रात की फ्लाइट से हम मुंबई के लिए निकल जाएंगे। इतना कहते ही विग्रहराज तुरंत ऊपर चला गया अपने कमरे में। उसके जाते ही दादी सा ने गुस्से से प्रयागराज जी की तरफ देखा और बोली, किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें और हमारे पोते को? क्या आपने इन कुछ महीनों में गौर नहीं किया कि जब से वो जोधपुर आए हैं तब से कितने खुश रहने लगे हैं, लेकिन अब वापस उन्हें मुंबई भेजने का क्या मतलब है? प्रयागराज जी मुस्कुराते हुए बोले, 2 साल बाद जब परिणाम आपके समक्ष होंगे तब आप अपने आप समझ जाएंगी। बस इतना ही कहेंगे कि सोने को तपना पड़ता है, तब जाकर वो कुंदन बनता है। तो इसे तपस्या कहें या वनवास कहें, करने दीजिए हमारे बेटे को, उसके बाद सारी खुशियां उनके कदमों में होंगी। प्रार्थना जी नाराजगी जताते हुए बोली, मुंबई जाकर 2 साल तक वहाँ रहना कड़ी तपस्या ही है हमारे बेटे के लिए। आपको क्या पता कि उनके दिल के हाल क्या है और क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, जिस वजह से वो जोधपुर शहर में रहना पसंद करने लगे थे। लेकिन अब वो क्या ही मतलब, हमें आपसे और आपके बेटे से बात ही नहीं करनी। इतना कहकर प्रार्थना जी वहाँ से चली गई और उनके साथ दादी सा और वैशाली भी। विवेकराज की चुप्पी देखकर प्रयागराज जी बोले, कुछ कहना नहीं चाहते आप? विवेकराज मुस्कुराते हुए बोला, आपका फैसला उचित है बाबा साहब, तभी तो कुंवर राजा तुरंत मान गए, तो बस हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2 साल हम सभी के लिए काफी मुश्किल साबित होंगे। प्रयागराज जी खामोशी से ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ देखते रहे। आज की पूरी रात राज सर अपने कमरे में बैठे रहे और शराब पीते रहे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और श्वारणी के सपने देखने लगे, जिसमें वो मुस्कुराती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों में पहनी चूड़ियों को खनखनाती हुई राज सर को दिखाते हुए बोली, कैसे लग रहे हैं हम? ये देखकर राज सर की आंखों में जुनून और दीवानापन छाने लगा और वो श्वारणी की चूड़ियों को छूते हुए दीवानगी से बोले, हमारी लग रही हो, कहो तो खुद में शामिल कर लें तुम्हें। ये सुनते ही श्वारणी के गाल लाल हो गए, नजरें हया से झुक गई और बेताबी बढ़ने लगी।
धीरे धीरे विग्रह उसके पास आने लगा, जिससे वो खुद में सिमटने लगी, शर्माने लगी। और जैसे ही विग्रह उसके हाथ को पकड़ने लगा तभी वहां से भाग गए। ये देखकर राज सर के होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई और तुरंत उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा उनके पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। उन्होंने खुद को शांत किया और शिद्दत से बोले, मुंबई जाने से पहले एक बार राजा से मिलना चाहते हैं, उनके दीदार करना चाहते हैं ताकि उनके इस दीदार से हम 2 साल बिता सके। कल ही राजा से मिलना होगा। क्या होगा जब श्वारणी को पता चलेगा कि विग्रह से वो 2 साल के लिए दूर हो जाएगी? क्या श्वारणी इस सच को एक्सेप्ट कर पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विग्रह ने खुद को शांत किया और शिद्दत से बोला, मुंबई जाने से पहले एक बार राजा से मिलना चाहते हैं, उनके दीदार करना चाहते हैं ताकि उनके इस दीदार से हम 2 साल बिता सके। कल ही राजा से मिलना होगा। राज सर ने ठान लिया था कि मुंबई जाने से पहले एक बार तो वे अपनी श्वारणी से मिलकर ही रहेंगे, उसके रूप के दर्शन करके रहेंगे ताकि फिर आगे के 2 साल वे अपनी राजा के रूप और यादों के सहारे बिता सके। विग्रह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने बड़े से आलीशान बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर का ठंडा पानी राज सर के हसीन बदन पर गिर रहा था, जिससे उनके शरीर के अंग अंग में सिरहन दौड़ रही थी और ख्यालों में बस श्वारणी घूम रही थी। अचानक ही उन्होंने दीवार पर अपने दोनों हाथों को रखा और तड़प से बोले, तुम्हारे बिना ये 2 साल 200 साल के समान होंगे राजा। जब तुम हमारी जिंदगी में नहीं थी तब की बात कुछ और थी, लेकिन अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन रहना होगा ताकि वापस आकर तुम्हें पूरी तरह से हासिल करके अपना बना ले, तुम्हें अपने नाम कर ले। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और भीगने लगा। वहीं दूसरी तरफ श्वारणी की आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। बार बार उसकी नजरों के सामने वो नजारा घूम रहा था जब वो शख्स, वो नीच आकाश उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। और अगर राज सर वक्त रहते नहीं आते तो आज श्वारणी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती और न जाने कैसी कैसी अनहोनी हो जाती। श्वारणी डरे जा रही थी, पूरी रात चादर में सिकुड़ती रही, कांपती रही और अब इस तकलीफ में सिर्फ राज सर को याद करके रोती रही। अगले दिन स्कूल में तानिया की क्लास खाली थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी स्कूल का सर्वेंट आया और बोला, मिस तानिया, आपसे मिलने कोई आया है। तानिया उसके साथ चली जाती है और प्रिंसिपल्स ऑफिस में आती है, जहाँ पर सोफे पर बैठे बेसब्र शुभम उसका इंतजार कर रहा था। शुभम को देखते ही तानिया की आंखें भर आई। वहीं जब शुभम ने तानिया को देखा तो वो बेचैन होकर तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी तड़पती हुई निगाहों से तानिया को देखते हुए बोला, हम 2 साल के लिए मुंबई जा रहे हैं, तुमसे दूर। ये सुनते ही तानिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो हैरानी से बोली, कि आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम ने सब कुछ समझा दिया, जिसे सुनकर तानिया की आंखें भर आई और वो उदासी से अपना सर झुकाकर बोली, इसका मतलब आप अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हमारा क्या? तानिया के ये शब्द सुनते ही शुभम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सच्ची शिद्दत से बोला, ये 2 साल का इंतजार हम दोनों को एक दूसरे के और भी करीब ले आएगा। मुंबई से वापस आते ही हम तुम्हें हासिल कर लेंगे, तब तक तुम्हें अपने प्रेम के प्रति वफादारी निभाते हुए हमारा इंतजार करना होगा। वादा करो हमसे कि तुम हमारा इंतजार करोगी। शुभम ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिस पर तानिया ने अपना हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए बोली, हम जीवन भर आपके लिए वफादार रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आप जल्दी लौट आना। तानिया का उदास चेहरा और उसकी भावुक बातें सुनकर शुभम का मन हुआ कि उसे कसकर अपनी बाहों में भर ले, उसे सुकून दे दे और उससे सुकून ले ले। लेकिन इस समय वो लोग स्कूल में थे तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय आंखों से प्रेम जताने के, जो वे दोनों एक दूसरे को जता रहे थे। शुभम ने गहरी सांस ली और बोला, शाम को 5 बजे किसी भी कीमत पर ही सही, लेकिन श्वारणी को लेकर अपनी सोसाइटी के गार्डन में पहुंच जाना। राजे जाने से पहले एक बार जी भर के अपनी राजा से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें ही ये करना होगा, ठीक है? दुखी मन से तानिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की बूंदें चमक उठी, जिसे देखकर शुभम बेचैन और तड़पते हुए उसके करीब आने लगा। तभी तानिया जल्दी से वहां से चली गई और शुभम उदास हो गया। श्वारणी को आज राज सर की तरफ से कोई उपहार नहीं मिला, क्योंकि आज वो स्कूल आई ही नहीं थी। आज श्वारणी खामोशी से अपने कमरे में पूरे दिन बैठी रही और सीरियस होकर बस कुछ सोचे जा रही थी। कल जो भी हादसा हुआ उसकी वजह अब वो स्वयं को मान रही थी, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से राज सर को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और अगर शुभम उन्हें वक्त से नहीं रोकता तो राज सर के हाथों खून हो जाता और फिर उनकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। ये सब सोचते ही श्वारणी की हालत खराब हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तकिए में मुंह घुसा दिया और परेशान होकर बोली, हमारी वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता था। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। पूरा दिन श्वारणी यही सब सोचते हुए परेशान होती रही। शाम के 4 बजे के आसपास तानिया उससे मिलने आई और उसे बेड पर उल्टा लेटे देखकर बोली, ऐसे कैसे सो रही हो, चलो हमारे साथ गार्डन में चलो। ये सुनते ही श्वारणी बेड पर बैठ गई और अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए उदासी से बोली, माफ करना तानिया, लेकिन हम कहीं नहीं जाना चाहते, बस सोना चाहते हैं। तानिया ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए वो बोली, आज मिल लो अपने राज सर से, फिर सीधा 2 साल बाद ही उन्हें देख पाओगी। ये सुनते ही श्वारणी को तो जैसे झटका लगा और वो बेचैनी से बोली, ये क्या कह रही हो तुम? तानिया ने कहा, हाँ श्वारणी, हम सच कह रहे हैं। आज रात की फ्लाइट से राज सर और मिस्टर राठौड़ पूरे 2 साल के लिए मुंबई जा रहे हैं। जाने से पहले राज सर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। श्वारणी के होश उड़ गए, उसके सीने में दर्द होने लगा। ये ख्याल ही उसके लिए मौत के बराबर है कि राज सर उससे दूर हो, और यहाँ तो सब कुछ सच हो रहा है, राज सर उससे दूर जा रहे हैं। श्वारणी ने अपनी नजरें झुका ली और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर तानिया उसके गले लग गई और वो भी रोते हुए बोली, कुछ अच्छा नहीं लग रहा श्वारणी, कुछ भी नहीं। मन करता है उनके साथ चली जाऊं, उनकी बन जाऊं, लेकिन उनसे दूर एक पल के लिए भी ना रहूं।
वो हमसे 2 साल के लिए दूर जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे उनके बिना? बड़ी मुश्किल से तो हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने लगे थे, लेकिन अब। ये सुनकर शिवानी और ज्यादा दुखी होने लगी। तान्या ने अपने आंसू पोंछ दिए और बोली, चलो अब जल्दी से गार्डन में चलो, राज सर और शुभम वहीं हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही शिवानी ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को दिल में दबाते हुए बोली, हम उनसे मिलना नहीं चाहते, तुम ही चली जाओ और मिस्टर राठौड़ से मिल लो। ये सुनते ही तान्या हैरान रह गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो शिवानी, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें एहसास भी है कि राज सर अगले 2 साल तक जोधपुर में नहीं होंगे और ना ही तुम्हारे सामने होंगे, ना ही तुमसे बात कर पाएंगे और ना ही तुम उनसे बात कर पाओगी। एक तरह का वनवास ही समझ लो। जाने से पहले अगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? उनकी भावनाओं की कदर नहीं है क्या? ये सुनते ही शिवानी की आंखें भर आई और वो बोली, हमें सिर्फ उनकी ही कदर है, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनके सामने नहीं जाना चाहते। हमारी वजह से जो कल हुआ वो बहुत भयानक था और इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता था और राज सर की जिंदगी ही बर्बाद हो सकती थी, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए हम उनके सामने नहीं जाना चाहते, जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रहें और उनका जीवन सुखद हो। ये सुनकर तान्या भावुक हो गई। उसने शिवानी को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, हम समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन एक बार अपने पिया जी को उनका सुकून दे दो ताकि अगले 2 साल तक वो सुकून से रह सके तुम्हारी यादों के सहारे। एक बार उनकी तरसती निगाहों को राहत दे दो, एक बार उन्हें अपने चेहरे के दर्शन दे दो ताकि वो शांति और सुकून से मुंबई जा सके। शिवानी ने अपनी तड़पती हुई निगाहों से तान्या की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। शाम के 5 बजे तान्या और शिवानी एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने दिल की धड़कनें थामे बेचैन और तड़पती हुई निगाहों से इधर उधर देखते हुए गार्डन के अंदर आ गए। शिवानी के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन तान्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ आगे ले जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई जहाँ पर कोई भी नहीं था। शिवानी घबराती हुई इधर उधर देखते हुए बोली, किसी ने हमें देख लिया ना तो तमाशा बन जाएगा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वैसे भी हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। शिवानी के इतना कहते ही उसके कानों में एक आकर्षक और दमदार आवाज आई, लेकिन हम तुमसे बात करना चाहते हैं और करते रहेंगे। ये सुनते ही शिवानी का रोम रोम खड़ा हो गया, दिल की धड़कनें बढ़ गईं और सांसें तेज होने लगी। उसने अपने पीले दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और वहां से जाने लगी। तभी तान्या ने उसे रोक दिया और बोली, 2 साल की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जी भरकर बात कर लो और हो सके तो गले भी लग जाना अपने प्रेमी से। ये सुनते ही शिवानी की आंखें भर आई और तान्या वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवानी अकेली उस पेड़ के नीचे खड़ी अपनी उंगलियां मोड़ रही थी, घबरा रही थी और अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा रही थी। तभी पेड़ के पीछे से निकलकर राज सर उसके सामने आकर खड़े हो गए। शिवानी की झुकी हुई नजरों ने अपने राज सर के पैरों को देख लिया जिनमें उन्होंने कल जूते पहने हुए थे। उन्हें देखते ही शिवानी की आंखों से आंसू की बूंद निकल आई और वो भावुक होकर अपने राज सर के पैरों को देखती रही। क्या शिवानी विग्रह को 2 साल के लिए खुद से दूर जाने देगी? क्या दोनों के रास्ते अब अलग होने वाले हैं? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शाम के 5 बजे तान्या और शिवानी एक दूसरे का हाथ पकड़े गार्डन के अंदर आ गई। शिवानी घबराती हुई इधर उधर देखते हुए बोली, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो तमाशा बन जाएगा, हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था, वैसे भी हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। शिवानी के इतना कहते ही उसके कानों में एक आकर्षक और दमदार आवाज आई, लेकिन हम तुमसे बात करना चाहते हैं और करके रहेंगे। तान्या ने शिवानी को रोक दिया और बोली, 2 साल की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जी भर के बात कर लो और हो सके तो गले भी लग जाना अपने प्रेमी के। ये सुनते ही शिवानी की आंखें भर आई और तान्या वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवानी अकेली उस पेड़ के नीचे खड़ी अपनी उंगलियां मोड़ रही थी, घबरा रही थी और अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा रही थी। तभी पेड़ के पीछे से निकलकर राज सर उसके सामने आकर खड़े हो गए। विग्रह उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर शिद्दत से बोला, हम जा रहे हैं राजा। ये सुनते ही शिवानी ने अपनी मुट्ठी बींच ली और दर्द में तड़पने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वहीं विग्रह अपनी तड़पती हुई निगाहों से अपनी राजा को दीवानों की तरह देखता रहा। दोनों तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे राज सर ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और ये देखकर शिवानी ने उनकी तरफ पीट कर ली और ये देखकर विग्रह ने अपनी तड़पती हुई निगाहों से उसके बालों को देखा। राज सर एक टक उसे देखते रहे, उसके लिए तड़पते रहे, लेकिन उनकी राजा उनके सामने तक नहीं देख रही थी। ये देखकर विग्रह को गुस्सा और तड़प होने लगी, लेकिन वो अपनी मर्यादा तोड़ नहीं सकता था। वो यहाँ पर शिवानी के गले लगने नहीं आया था, वो तो बस उसके दीदार करने और उसके मुंह से 2 मीठे बोल सुनने आया था। लेकिन शायद उसकी शिवानी अभी तैयार नहीं थी। अपनी राजा को देखते हुए विग्रह ने उसके सर पर हाथ रखा। शिवानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांस लेने लगी। खुश भी हो रही थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा दुखी भी। विग्रह उसके बालों को सहलाते हुए और उन्हें प्यार से देखते हुए अपनी आकर्षक और दमदार आवाज में बोला, हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दे, जो हुआ उसे भूल जाना, क्योंकि तुम्हारे साए तक पर सिर्फ हमारा हक है, जिसे हम 2 साल बाद ले लेंगे। अब हम जा रहे हैं राजा, 2 साल बाद ही तुम्हारा ये चेहरा देखेंगे। जाने से पहले एक बार जी भर के तुम्हारे नूर को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे सामने देखोगी? शिवानी की तरफ से कोई जवाब न आने पर राज सर बेचैन हो गए और उन्होंने शिवानी से दूरी बना ली। ये देखकर शिवानी घबराने लगी, उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। विग्रह ने अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए मुंह मोड़ लिया और वहां से जाने लगा। तभी किसी के नाजुक हाथ ने विग्रह की शर्ट की स्लीव को एक कोने से हौले से पकड़ लिया और ये देखकर विग्रह अपनी जगह पर रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी राजा अपनी बेचैन और मासूम नजरों में आंसू लिए अपने राज सर को देख रही थी।
अपने ऊपर राज सर की नजरें पाते ही शिवानी ने उसकी शर्ट की स्लीव को छोड़ दिया और सर झुकाकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। राज सर उसकी तरफ मुड़कर खड़े हो गए और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर राजा की झुकी हुई पलकों को देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं क्योंकि अब वे शिवानी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। शिवानी अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वहीं उसकी ऐसी हरकतें विग्रह घूरे जा रहा था। काफी देर तक यूं ही करते रहने और अंत में बेचैन होकर वो बोली, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। विग्रह ने अपनी दमदार आवाज में कहा, किस लिए? शिवानी विग्रह के जूते को देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हमारी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, उसके लिए माफी मांगते हैं। विग्रह उसकी झुकी हुई पलकों को अपनी तेज नजरों से देखते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, माफ किया, और कुछ? शिवानी बेचैन होकर बोली, और कुछ क्या कहूँ? विग्रह बोला, जो कहना चाहो। ये सुनकर शिवानी अपने मन में असीम प्रेम और तड़प से बोली, मत जाइए, यहीं पर रहिए हमारी नजरों के सामने। शिवानी और विग्रह का दिल आपस में जुड़ा हुआ था, जिस वजह से शिवानी के मन की बात सुनकर विग्रह सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, हम नहीं जाना चाहते राजा, लेकिन हमें जाना होगा क्योंकि हम अपने पिताजी की हर आज्ञा का पालन निष्ठा से करते हैं। ये सुनकर शिवानी का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो हड़बड़ाते हुए बोली, अब हमें घर जाना है। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और भावहीन होकर बोला, ठीक है, जाओ। विग्रह का दिल टूटने लगा। तभी शिवानी अपनी मीठी और मनमोहक आवाज में बोली, जी भरकर हमारा चेहरा तो देख लीजिए राज सर। ये सुनते ही मानो राज सर को एक नया जीवन मिल गया और वे दीवानों की तरह अपनी राजा को देखने लगे। तभी शिवानी ने हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपने खूबसूरत चेहरे को ऊपर उठाया। जैसे जैसे उसका चेहरा ऊपर उठ रहा था, वैसे वैसे राज सर का दिल धक धक कर रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और तभी शिवानी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपने सपनों और खूबसूरत एहसासों से भरी निगाहों से राज सर के आकर्षक और हैंडसम चेहरे को देखने लगी। विग्रह अपनी जुनूनी निगाहों में कई अरमान और इच्छाएं लिए अपनी शिवानी के बेहिसाब खूबसूरत चेहरे को देखना शुरू करता है और बस देखता ही रहता है। वो बिना पलके झपकाए एक टक उसके चेहरे के एक एक हिस्से को अपनी नजरों में बसा रहा था, उसे अपने दिल में उतार रहा था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, खामोश थे, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अपने पिया को देखकर शिवानी भावुक होने लगी, क्योंकि अब वे उससे 2 साल के लिए दूर जा रहे थे। शिवानी का अंग अंग चीख चीख कर कह रहा था कि सैया जी की बाहों में समा जाओ, उनके सीने से लग जाओ, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकती थी। अपनी होने वाली पत्नी के रूप को देखकर विग्रह ने शिवानी के सर पर हाथ रखा और जुनून से बोला, प्रेमिका बनोगी हमारी। ये सुनकर तो शिवानी के पसीने छूटने लगे और वो घबराती हुई पीछे हटने लगी। तभी विग्रह बेताबी और जुनून से बोला, घबराओ मत राजा, ऐसा कुछ मत सोचो। हम चाहते हैं कि इन 2 सालों के लिए तुम हमारी प्रेमिका बन जाओ और हमारे आने का इंतजार करो। हमसे कमिटेड तो तुम हो ही, अब प्रेमिका भी बन जाओ, हमारी 2 साल की प्रेमिका जिसे हम अपनी पत्नी बनाने वाले हैं। विग्रह की इतनी जुनूनी और शिद्दत भरी बातों को सुनकर शिवानी ने हया और लज्जा से अपनी नजरें झुका ली और बड़ी नजाकत से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर तो विग्रह के होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई और वो अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए दीवानों की तरह उसके रूप को देखकर अपने मन में बोला, ऐसे ही शर्मा होगी जब हम तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारे ऊपर हक जताएंगे, तुम्हें पालेंगे। राज सर की जुनूनी और तेज नजरों को खुद पर पाकर शिवानी शर्म से पानी पानी हो गई और अब अपनी नजरें चुराने लगी। उसकी एक एक हरकत को विग्रह अपने दिल में बसा रहा था। राज सर अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून से बोले, सुंदर लग रही हो आज। शिवानी के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए और वो हया और लालिमा लिए मन ही मन खुश होने लगी। और तभी विग्रह ने अपने हाथों से उसकी बलाइयां लेते हुए सच्ची शिद्दत और तड़प से उसके सर पर हाथ रखा और जुनून से बोला, तुम्हें हमारी नजर लग चुकी है जो अब सीधा हम दोनों को विवाह के मंडप तक ले जाएगी। विग्रह की इस बात ने शिवानी के रोंगटे खड़े कर दिए। राज सर को क्या पता कि उनकी बातें सुनकर प्यारी सी शिवानी मन ही मन कितनी खुश हो रही है, प्रेम की नदी में डुबकी लगा रही है, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी अपने राज सर के समक्ष प्रकट नहीं कर रही है। वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, एक बात कहे राज सर। विग्रह राज उसके सर को सहलाते हुए उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोला, कहो। शिवानी हिचकिचाते हुए बोली, जी अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही विग्रह के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, अगर तुम हमारी पत्नी होती तो तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाते और फिर तुम हमारा ख्याल रखती। हमें जो भी चाहिए होता वो तुम देती, खुद को भी हमें सौंप देती। ये सुनकर तो शिवानी का अंग अंग खिल उठा, सांसें तेज हो गई और इस बार वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने सीधा विग्रह राज का हाथ पकड़ लिया। क्या विग्रह राज से 2 साल की जुदाई शिवानी सहन कर पाएगी या किसी नए शख्स की होने वाली है उसकी जिंदगी में एंट्री? शिवानी के बिना विग्रह राज अपने 2 साल कैसे गुजारेगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी पालम साहब। आप अपना मत जाओ शिवानी। शिवानी हिचकिचाते हुए विग्रह राज से बोली, आप अपना ख्याल रखना। शिवानी हिचकिचाते हुए विग्रह राज से बोली, आप अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही विग्रह के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, अगर तुम हमारी पत्नी होती तो तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाते और फिर तुम हमारा ख्याल रखती। हमें जो भी चाहिए होता तुम हमें देती, खुद को भी हमें सौंप देती। ये सुनकर तो शिवानी का अंग अंग खिल उठा, सांसें तेज हो गई और इस बार वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा विग्रह राज का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो विग्रह का तन बदन से हर उठा, उसकी सांसें तेज होने लगी, सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो अपनी जुनूनी तपिश भरी निगाहों से अपने हाथ को देखने लगा, जिसे शिवानी ने हौले से सही किया जिसे शिवानी ने हौले से ही सही लेकिन पकड़ा हुआ था। तभी शिवानी अपने होश में आई और उसने अपनी गलती का एहसास किया और तुरंत विग्रह का हाथ छोड़ दिया और उससे दूर होकर बोली,
माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। विग्रह उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, तुमने आज जो किया है ना, उससे हम 2 साल क्या 20 साल भी गुजार सकते हैं, लेकिन शेर के मुंह इंसान का खून लग गया है राजा। अब तो तुम बस दिन गिनो और इंतजार करो अपने होने वाले पतिदेव का। श्वारनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका सीना भी ऊपर नीचे होने लगा राज सर की बातें सुनकर। विग्रह दीवानों की तरह उसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था। तभी उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी के डायल को देखा। अपने दिल पर पत्थर रखकर गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, राजा अब हमें जाना है। तुमसे ये दूरी हमें गवारा नहीं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। ये सुनकर श्वारनी की आंखें भर आई। उसका मन कर रहा था कि वो राज सर को रोक ले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। विग्रह ने बड़े प्यार और स्नेह से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, ए राजा, अपना ख्याल रखना और इस ब्रेसलेट को कभी खुद से दूर मत करना। ऐसा सोचना कि हम 24 घंटे तुम्हारे पास हैं। अच्छे से पढ़ाई करना और 12th बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास होना। अब तुमसे जब मिलेंगे तब तो हमारी राजा कॉलेज में आ चुकी होगी। सर झुकाकर खड़ी श्वारनी अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन अपने राज सर को पता तक नहीं चलने दे रही थी। विग्रह ने उसके लंबे बालों को सहलाते हुए उन्हें गौर से देखते हुए कहा, राजा अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखना। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करना, और हाँ, इन लंबे घने बालों को कटवाना मत, हमें अच्छे लगते हैं। चलो अब हम चलते हैं। इतना कहकर राज सर वहाँ से जाने लगे। तभी श्वारनी बेचैन होकर अपनी मीठी आवाज में बोली, राज सर ऐसा कहिए कि हम आते हैं। ये सुनते ही राज सर के होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो मुड़कर अपनी राजा के चेहरे को देखने लगे। तभी श्वारनी ने अपनी नजरें झुका ली और विग्रह जुनून से बोला, बहुत जल्द आते हैं राजा, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। ये सुनते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए और मुस्कुराने का दिल करने लगा, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को छुपा दिया। विग्रह ने गहरी सांस ली और श्वारनी को देखते हुए अपने मन में सच्ची शिद्दत और तड़प से बोला, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, बहुत ज्यादा। काश अभी तुमसे कह सकते, लेकिन अभी तुम छोटी हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं, तब हम तुम्हारे आगे अपने प्रेम का प्रस्ताव रखेंगे और तुमसे विवाह करेंगे। राज सर अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से अपनी राजा को देखकर उसके लिए तड़प रहे थे और सच्ची शिद्दत से बोले, ए राजा, हम तुम्हारे लिए भागीरथी से बन जाएंगे, बस तुम हमारी अलकनंदा सी बन जाना। ये सुनते ही श्वारनी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और इतना कहते हुए विग्रह अपनी शान और रौब से वहां से चला गया। उसके जाते ही श्वारनी अपने दिल पर हाथ रखकर असीम प्रेम से बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं राज सर, बहुत ज्यादा, लेकिन कभी कह नहीं सकते आपसे। आपके बिना जीवन के एक पल की भी कल्पना हमारे लिए पाप है, लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन इस बेरहम दुनिया में हमें अपने शिव जी पर अंधा विश्वास है और हम उनके अंधभक्त हैं कि वो हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। राज सर वहाँ से चले गए और उनके जाने के गम में गुम श्वारनी वहीं बेंच पर बैठ गई और जैसे ही उसे रोना आया तभी वो रुक गई और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें रोना नहीं है, क्योंकि मम्मी कहती है कि जब कोई बाहर जाता है तो उसके पीछे से रोना नहीं चाहिए, और यहाँ तो हमारा प्यार इस शहर से बाहर गया है और हम उनके पीछे से रो नहीं सकते। उनकी उम्र हमारी जिंदगी है, उनकी सलामती हमारा सुख है, उन्हें कभी कुछ नहीं होना चाहिए। इन 2 सालों में हम एक बार भी आंसू नहीं बहाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उनका इंतजार करेंगे लेकिन रोएंगे नहीं। श्वारनी ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर चली गई। रास्ते में उसे तान्या मिल गई, जो खुद उदास थी। उसे देखते ही श्वारनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, प्रेम का दूसरा रूप ही इंतजार है और इस इंतजार में सच्चा प्रेम है। चलो अब घर चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। तान्या ने अपने आंसू पोंछते और दोनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने अपने दर्द और तड़प को सीने में दबाए आगे बढ़ गए। ये 2 साल उन दोनों के लिए आसान नहीं थे, खासकर राज सर के लिए, क्योंकि श्वारनी अब उनकी जिंदगी बन गई थी, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाते थे। तो ये 2 साल कैसे गुजारेंगे? श्वारनी ने अपने दर्द और तड़प को अपने सीने में छुपा दिया और अपने आंसुओं को एक बार भी अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिया। वो सच्ची शिद्दत से अपने राज सर का इंतजार कर रही थी, लेकिन बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि वो जानती है कि उसके माता पिता नहीं मानने वाले हैं। वो जान चुकी थी कि राज सर के वापस आने के बाद अवश्य ही कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, जिसके परिणाम न जाने कैसे होंगे। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतने लगा। जोधपुर में श्वारनी विग्रह के लिए तड़प रही थी और वहीं मुंबई में राज सर अपनी राजा के दीदार के लिए तड़प रहे थे। समय बीतने के साथ साथ अब श्वारनी ने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब उसकी पढ़ाई उससे ज्यादा राज सर के लिए जरूरी थी। राज सर ने साफ तौर पर कहा था कि 12th के बोर्ड्स में श्वारनी को अच्छे नंबरों से पास होना है और राज सर का नाम रोशन करता है। अपने प्रेमी के लिए श्वारनी कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उससे अपने प्रेम का इजहार करने के लिए नहीं। रातें बड़ी मुश्किल होती थी दोनों के लिए, क्योंकि उस खामोशी और शांति में वो दोनों एक दूसरे को याद करके तड़पते थे। समय आगे बढ़ने लगा, जिसके साथ साथ श्वारनी भी बड़ी हो रही थी और उसके शरीर के बदलाव भी शुरू हो रहे थे। हालांकि उसका शरीर पहले से भरा भरा था, लेकिन अब वो एक हसीन और बेहिसाब खूबसूरत लड़की बनने लगी थी। श्वारनी अब हद से ज्यादा सुंदर और शोभनीय लगने लगी थी, जिससे उसके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी थी। इसलिए उन दोनों ने श्वारनी को गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवाना उचित समझा और इसके लिए श्वारनी भी तैयार थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी गैर मर्द उसकी तरफ देखे भी, क्योंकि उसे देखने और छूने का हक सिर्फ राज सर को है, उनके अलावा और कोई भी नहीं। श्वारनी ने उस ब्रेसलेट को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया और अपने बालों का खूब ख्याल रखा ताकि राज सर को खुशी मिले। जैसे जैसे श्वारनी बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसके ज्ञान और शारीरिक रूप में बदलाव आ रहा था और तान्या से उसे काफी कुछ पता चला था, लड़का लड़की के प्रेम संबंध के बारे में, जिसे जानकर अब तो उसे अपने राज सर से शर्म आने लगी थी और वो पूरा दिन यही सोचती थी कि क्या राज सर और उसके बीच में भी इसी तरह प्रेम संबंध बनेंगे? क्या राज सर उसे छुएंगे और किस तरह छुएंगे, क्या करेंगे? यही सब सोच सोचकर श्वारनी अपने दिल की बात बता रही थी और बढ़ते हर पल के साथ राज सर के प्रेम में पागल हुए जा रही थी। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के मामले में कोई रिस्क नहीं लिया और पूरी मेहनत के फलस्वरूप
12th बोर्ड में वो जोधपुर जिले में मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर आई और इसी के साथ पूरे शहर में उसके पोस्टर लग गए, जिसे देखकर उसके माता पिता और मित्रों की खुशी का और गर्व का कोई ठिकाना नहीं था। शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर अपने होर्डिंग्स को लगा देखकर शिवानी भावुक हो गई। एक साल बाद शाम के समय विक्रम जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और भोजन हो जाने के बाद वो चारों एक कैफे में आइसक्रीम खाकर बाहर निकल रहे थे। तभी सामने की बिल्डिंग के ऊपर तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, जिन्हें देखकर शौर्य खुशी से बोला, देखो जीजी साहब, पोस्टर तो यहाँ पर भी लगा हुआ है। वाह, हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और देखो, जीजी के बगल में मिस्टर विक्रहराज सूर्यवंशी का भी होर्डिंग लगा हुआ है। कितने हैंडसम और डैशिंग लग रहे हैं। शिवानी अपने पिया के चेहरे को देखे जा रही थी, तभी विक्रम जी नफरत से बोले, इस घमंडी और बुरे इंसान की तस्वीर हमारी बेटी के निकट होनी ही नहीं चाहिए। कहाँ हमारी फूल सी कोमल सीधी सादी और भूली बेटी, और कहाँ ये रईस बिगड़ा हुआ घमंडी और बुरा लड़का। इन दोनों की तस्वीरें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। नफरत है मैं विक्रहराज सूर्यवंशी से। 1 साल पहले इन्होंने क्या कांड किया था हम जानते ही हैं। अपने पिता के मुंह से अपने पिया के बारे में अब शब्द सुनकर शिवानी की आंखें भर आई। उसका मन कर रहा था कि वो विक्रम जी को सब कुछ बता दे। शिवानी मजबूर थी और इस बात को छुपा कर रख रही थी, क्योंकि विग्रह ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। लेकिन शिवानी अपने पिया जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी, इसलिए अपनी नजरें झुकाकर धीमी और मधुर वाणी में बोली, पापा, हमें किसी के बारे में भी कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। पापा, हमें ही लगता है, और वैसे भी हमारे सामने पूरी सच्चाई आकर भी तो नहीं आई है ना, क्योंकि कुंवर विग्रहराज ने उस लड़के का हाथ काटा था। आप इन्हें भूल जाइए और चलिए अब घर चलते हैं। हमें नींद आ रही है और कल हमारी कॉलेज का पहला दिन भी है। पापा, चलिए ना, घर चलते हैं। विक्रम जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने परिवार को लेकर वहां से चले गए। कार में बैठी शिवानी ने सबकी नजरों से बचकर राज सर के होर्डिंग की तरफ देखा और उनके पैरों को अपने हाथों से छूकर मन ही मन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बोली, राज सर, कल जा रहे हैं हम अपने नए सफर पर कॉलेज की ओर। ऐसे में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम बहुत आगे बढ़ें और आपका नाम रोशन करें। अपनी खूबसूरत निगाहों से शिवानी विग्रहराज के हैंडसम चेहरे को देखे जा रही थी और वहां से चली गई। तान्या को भी 12th बोर्ड में अच्छे नंबर मिले थे, जिस वजह से उन दोनों सहेलियों का एक ही कॉलेज में जाने का प्लान हुआ था। तान्या और शुभम तो मोबाइल पर हफ्ते में 2 बार बात कर लिया करते थे और उन्हें देखकर शिवानी भावुक होकर रहती थी, क्योंकि उसने ना तो कभी अपने राज सर की आवाज़ सुनी थी और ना ही उन्हें देखा था। उनका प्रेम तो सच में पुराने जमाने की 2 प्रेमियों की भांति थी। क्या 2 साल के बाद ऐसा होगा कि शिवानी और विग्रह का प्रेम हो? क्या पहले जैसा, या सब कुछ बदल जाएगा? क्या विक्रम जी बनने वाले हैं दोनों के प्यार के रास्ते का कांटा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साहब।